एक स्पिनिंग न्यूक्लियस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से कैसे इंटरेक्ट करता है और इस इंटरेक्शन की सिग्निफिकेंस क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ हमें क्या पढ़ना है भाई? प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे भाई एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हमारे पास क्या है? इंटरैक्शन ऑफ न्यूक्लियर स्पिन विद अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अरे भाई इंटरैक्शन ऑफ न्यूक्लियर स्पिन की, भाई न्यूक्लियर स्पिन अप्लाइड फील्ड के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है। फिर क्या है? लार्मर प्रिसिजन। फिर क्या हमारे पास दो भाई बताओ? पॉपुलेशन ऑफ एनएमआर स्पिन स्टेट्स। और फिर क्या हमारे पास? ओरिजिन ऑफ एनएमआर सिग्नल। तो पहले बताओ हम क्या पढ़े, बताओ भाई बताओ। इंटरैक्शन ऑफ न्यूक्लियर स्पिन विद अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड के साथ भाई, क्योंकि अभी तक तो हमने भाई सिर्फ इससे पहले टॉपिक में आपने सिर्फ स्पिन की बात की थी। अब आपने पता करना है कि न्यूक्लियर स्पिन मैग्नेटिक फील्ड के साथ, एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है। अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं भाई, क्योंकि एनएमआर कई तरह का होता है, हमने आपको पढ़ाया था भाई। ठीक है, एनएमआर में भाई एनएमआर तो जिसकी भी स्पिन क्या होती है नॉन जीरो, वही एनएमआर शो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल भाई, वो सभी के लिए क्या होंगे लागू। ये प्रिंसिपल जो पढ़ोगे ये सभी के लिए क्या होंगे भाई? लागू होएगा। चाहे कार्बन 13 का एनएमआर, चाहे कार्बन 13 का एनएमआर हो, चाहे नाइट्रोजन 15 का, चाहे प्रोटॉन एनएमआर हो। बात आपको पहले पड़ गई भाई। ठीक है, और इसी का हल्का फुल्का वेरिएंट कहाँ लगता है? ईपीआर के अंदर आप आगे पढ़ोगे भाई, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस। लेकिन पहले बताओ क्या पढ़ते हैं? इंटरैक्शन ऑफ न्यूक्लियर स्पिन विद अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कि मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर न्यूक्लियर स्पिन उससे कैसे इंटरेक्ट करेगी। अच्छा आप एक बात मान लिया हमारे पास ये तो क्या है नॉर्थ पोल, और ये बताओ हमारे पास क्या भाई? साउथ पोल। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? नॉर्थ टू साउथ। ये आप ध्यान रखियो भाई कि मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन क्या होती है। अगर मान लें बात करूं सोलेनाइड की, हमारे पास भैया एक सोलेनाइड है, ठीक है बात? अरे बोलो भाई, और इसी सोलेनाइड को आपने क्या बना दिया? मैग्नेट। तो इसके पास यहां क्या है बताओ? नॉर्थ पोल, और यहां बताओ क्या होता है? साउथ पोल। तो लाइंस ऑफ फोर्स बताओ कहां से निकलती हैं? नॉर्थ से निकलती हैं, पता होगा ना आपको भाई, और साउथ में भाई एंट्री करती है, पता होगा ना आपको? ऐसे नॉर्थ में निकलती हैं और साउथ में एंट्री करती हैं। तो आप बताओ, तो बाहर तो फील्ड कैसा है? तो सोलेनाइड के बाहर तो फील्ड कैसा है? नॉर्थ टू साउथ। लेकिन सोलेनाइड के अंदर फील्ड कैसा है? साउथ टू नॉर्थ। तो ध्यान रखियो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोलेनाइड के बाहर फील्ड क्या है? नॉर्थ टू साउथ, और अंदर फील्ड क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ। तो ये भाई ये बाहर का फील्ड है ना, तुम क्या बोलेंगे? नॉर्थ टू साउथ। तो डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड इसको, अच्छा इसको बोल देते हैं बीजेड। इसको भाई क्या बोल देते हैं? बीजेड। नहीं आपको है? इसको आप क्या बोलते हैं भाई? बीजेड। ठीक है, अप्लाइड फील्ड ये अपवर्ड है। ओके, और ये मानो आपने इस फील्ड को आपने डीएक्टिवेट कर रखा है। क्या भाई? आपने इस फील्ड को अभी डीएक्टिवेट कर रखा है। ठीक है बात? और ये मानो यहां पर हमारे पास एक चैम्बर है भाई, यहां पर हमारे पास क्या है? एक चैम्बर। अभी हमने इसको फील्ड में नहीं रखा हुआ ना, तो इसके अंदर भाई बहुत सारे क्या है? प्रोटॉन्स। याद रखियो, हम भाई इसके प्रिंसिपल को समझाने के लिए स्टार्टिंग में हम प्रोटॉन्स को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बात? हालांकि आप कोई भी न्यूक्लिया इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन प्रोटॉन से इसको समझाना क्या है? ईजी हो, और हमारा इंटरेस्ट भी ज़्यादा किसमें बताओ भाई? जो हाफ स्पिन वाले न्यूक्लियाई है। ठीक है बात? तो ये बताओ हमारे पास क्या भाई? ये बहुत सारे क्या हमारे पास यहाँ पर? प्रोटॉन्स। ओके, ये बहुत सारे क्या भाई? प्रोटॉन्स। तो जब तक आपने मैग्नेट, तो बताओ भाई क्या हर एक प्रोटॉन के पास स्पिन है? तो इसमें जितने प्रोटॉन हैं
इसमें जितने भी क्या हैं प्रोटॉन्स, क्या हर एक प्रोटॉन की स्पिन क्या बताओ भाई, हाफ। हर एक प्रोटॉन की न्यूक्लियर स्पिन क्या है, हाफ है। तो हर एक प्रोटॉन के पास न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना है बताओ भाई, आई इंटू आई प्लस 1 का रूट h/2 तो हम क्या बोलेंगे कि हर एक प्रोटॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है आई, वो कितना बताओ भाई, हम क्या बोलेंगे आई इंटू आई प्लस 1 h/2 ये होगा ना भाई। तो आई कितना प्रोटॉन का, हाफ। तो आपने आपको हाफ पुट कर दिया, तो क्या है मेरे पास रूट हाफ इंटू हाफ प्लस 1 h/2 तो ये भाई अंदर ये क्या ये आ गया भाई, इसको सॉल्व करोगे आप, ये आएगा 0.866 कितना आएगा, और इसको आप क्या मान लो यूनिट, क्या मान लो, तो हम क्या बोलेंगे कि एक प्रोटॉन के, एक स्पिनिंग प्रोटॉन के पास, एक प्रोटॉन की स्पिन क्या होती है, हाफ होती है भाई। हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस की स्पिन हाफ होती होगी, तो उसके पास कितना न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है 0.866। इसका मतलब क्या है कि हर एक प्रोटॉन ऐसे घूम रहा है भाई, अगर कोई प्रोटॉन ऐसे घूम रहा है तो उसके पास 0.866 कहाँ है, ऊपर की तरफ। अगर कोई प्रोटॉन ऐसे स्पिन कर रहा है तो उसके पास 0.866 इस साइड। अगर कोई प्रोटॉन ऐसे घूम रहा है तो ऐसे, कोई प्रोटॉन ऐसे घूम रहा है तो भाई डाउनवर्ड। तो फिलहाल नहीं है क्या आपको, तो आप मुझे बताओ भाई, तो हम बोलेंगे कि इसकी वजह से, इस हाफ स्पिन की वजह से, इस हाफ स्पिन की वजह से इसके पास कितना न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम आया भैया, तो इसका तिरछाई है। तिरछाई क्या है इसका, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, और ये स्ट्रेट आई क्या है इसका, इससे आने वाला एंगुलर मोमेंटम कितना है बताइए भैया, 0.866 है ना, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह सकता भाई कि इनमें हर एक प्रोटॉन के पास क्या है 0.866, 0.866। कोई ऐसे घूम रहा मान लिया, नहीं पता आपको पहले पड़ी, तो किसी का तो 0.866 क्या है, किसी दिशा में ओरिएंटेड, किसी का किसी दिशा में, हुई नहीं पता आपको पहले पड़ी। तो इन सभी के पास क्या है, मान लिया हमारे पास एक चैम्बर हो, मान लिया हमारे पास एक चैम्बर हो भाई, और उस चैम्बर में क्या हो बहुत सारे प्रोटॉन्स, तो सारे प्रोटॉन्स तो क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे होंगे ना, isn't it? तो हर एक स्पिनिंग प्रोटॉन के पास क्या है 0.866 एंगुलर मोमेंटम, जो मेरे पास आया इस फॉर्मूले से, सॉरी इस न्यूक्लियर स्पिन से ना। अरे बोलो भाई, लेकिन वो भाई सभी के 0.866 हैं, रैंडमली ओरिएंटेड, क्या सभी के 0.666 वेक्टर क्या भाई रैंडमली ओरिएंटेड हैं, उनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि उनको इस दिशा में कि इस दिशा में, समझे बात। और वो सिर्फ स्पिन कर रहे हैं, सिर्फ क्या भाई स्पिन कर रहे हैं, नहीं बात आपको पहले पड़ी। ओके, अब आप एक काम करो भाई, अब आप एकदम से, चैम्बर नहीं, हालांकि ये बहुत बेसिक डायग्राम भाई, अब एक काम करो, इस चैम्बर को आप एकदम से कहाँ ले आओ भाई, अभी तो ये मैग्नेटिक फील्ड से क्या है बाहर है ना, या तो इसको यहाँ पर इंसर्ट कर दो भाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, या एक काम करो भाई इसको रखो यहीं पर, लेकिन फील्ड क्या रखो स्टार्टिंग में ऑफ, ठीक है। अगर फील्ड स्टार्टिंग में ऑफ है तो सारे के सारे 0.866 वेक्टर क्या होंगे रैंडमली ओरिएंटेड। अगर यानी कि हमने भाई z को हमने भी क्या नहीं माना है रेफरेंस डायरेक्शन, हमने z को भी क्या नहीं माना भाई, चलो कोई बात नहीं भाई, आपने z को नहीं मानना है रेफरेंस डायरेक्शन, तो भी एक बार ये पता करो, अगर फील्ड नहीं लगाया आपने तो ये रैंडमली ओरिएंटेड है, तो इनका z में कितना कितना इफेक्ट हो सकता है, कुछ भी इफेक्ट अलाउड है भाई। क्यों, अरे भाई किसी भी वेक्टर का मैंने आपको पढ़ाया था, किसी भी वेक्टर का वेक्टर ए है, z में इफेक्ट कैसे निकालते हैं, ये क्या होगा a, तो ये क्या होगा हमारा az, ये क्या थीटा, तो az, अरे भाई बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है cos थीटा, तो az क्या आया a cos थीटा। तो हमको पता है किसी भी वेक्टर का z में इफेक्ट निकालना हो तो क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर का z में इफेक्ट निकाल तो क्या करते हैं, उस वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं वो वेक्टर z से जो एंगल बनाए हुए उसके कोस से। तो अगर मुझे भाई, अगर मान लिया हमारे पास ये एक प्रोटॉन है जो ऐसे घूम रहा है, तो इसका 0.866 वेक्टर कहाँ है, ऊपर की तरफ 0.866, isn't it? तो मुझे पता करना हो कि इस वेक्टर z में क्या इफेक्ट है, तो मैं क्या बोलूंगा आई जेड क्या होगा, आई जेड का मतलब क्या है, आई तो क्या है
टोटल एंगुलर मोमेंटम, और आई क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, और आई जेड क्या है, एंगुलर मोमेंटम अलोंग जेड एक्सिस। तो आई जेड क्या होगा, आई कॉस थीटा। ठीक है, तो ये बताओ जब ये प्रोटॉन ऐसे घूम रहा है तो इसका जेड में कितना इफेक्ट, सॉरी जेड से कितने एंगल बनाए हुए, बेटा बोलो, ये प्रोटॉन का एंगुलर मोमेंटम जेड से कितना एंगल बनाए हुए हैं, कितना, ये वेक्टर जेड से कितने एंगल पे है, क्या जेड ऊपर की तरफ है, जीरो ना, तो आप यहां पर क्या पुट करिए, कॉस जीरो, तो कॉस जीरो क्या हो गया, 1 हो गया, और आई कितना 0.866, तो आई जेड भी क्या गया 0.866। मतलब भाई अगर कोई ऐसे घूम रहा है बिना मैग्नेटिक फील्ड के तो उसको ऐसे घूमने पे कोई आपत्ति हमको नहीं है। हालांकि इसका जेड में क्या इफेक्ट है, हालांकि इसका जेड में क्या इफेक्ट है 0.866, लेकिन ये 0.866 वेक्टर भाई जेड में अभी इसको हमको कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि अभी हमने रेफरेंस डायरेक्शन डिफाइन नहीं की है, नहीं समझे बात। तो कोई ऊपर की तरफ है उसका जेड में क्या प्रभाव है 0.866, कोई 0.866 वेक्टर जेड के लॉन्ग है तो जेड में क्या इफेक्ट है 0.866, कोई जेड से थोड़ा क्या हो रखा है, टिल्ट हो रखा है, तो जेड में इफेक्ट थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, थोड़ा और टिल्ट हो रखा है और कम, और टिल्ट हुई और कम, नहीं बात आपको पहले पड़ी। कोई ऐसे स्पिन कर रहा है तो जेड में क्या इफेक्ट है, तो जेड से कितना एंगल है, अगर किसी का 0.866 इस साइड है तो जेड से कितना एंगल है, तो cos 90 0, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई। कोई ऐसे घूम रहा है तो भाई, तो जेड में क्या इफेक्ट है भाई, कोई ऐसे घूम रहा है तो उसका भाई, उसका जेड, सॉरी उसका एंगुलर मोमेंटम क्या जेड से अपोजिट है ना, जेड ऊपर की तरफ, एंगुलर मोमेंटम 180, तो cos 180 -1, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा जेड में -0.866। तो मैं आपको बताऊं जब तक आपने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया ना तो ये किसी भी एंगल पे, तो ये जेड डायरेक्शन से किसी भी एंगल, पहले बताओ जेड में जो इफेक्ट है, आई तो एक कांस्टेंट है 0.866, नहीं समझे बात। तो जेड में इफेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, जेड से एंगल पे। तो भाई क्या ये सारे वेक्टर, तो ये तो जेड से अलग एंगल पे, तो ये सारे जेड से अलग अलग एंगल्स पे नहीं है क्या, तो इन सभी के जेड में अलग अलग क्या है इफेक्ट्स, किसी का 0.2 इफेक्ट है, किसी का 0.4 इफेक्ट है, किसी का 0.89 है, सॉरी किसी का 0.84 है भाई, 8 अरे भाई 8 से ज़्यादा कैसे होएगा, 0.12 है, नहीं है आपको, तो जेड में कोई भी इफेक्ट अलाउड है। लेकिन मान लिया जैसे आपने क्या लगाया, अब ये मानो भाई इसको आपने कहाँ पहुँचा दिया, फील्ड के अंदर, और आपने एकदम से बताओ भाई क्या एक्टिवेट कर दिया, बताओ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट करते बताओ क्या हो जाएगा, आप ये बताओ भाई मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट करते तो क्या हो जाएगा, एकदम से आपने जेड डायरेक्शन क्या कर दी है डिफाइन। अब जेड क्या होगी भाई, रेफरेंस डायरेक्शन डिफाइंड है। अभी तक तो हम भाई कोई भी आर्बिट्रेरी रेफरेंस डायरेक्शन चूज कर सकते थे भाई, इजंट इट। लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड के जरिए, बोलो भाई बामुलाइजा, बोलो भाई बाकायदा बामुलाइजा, हमने जेड डायरेक्शन क्या बना दी है, रेफरेंस डायरेक्शन, बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब क्वांटम मैकेनिक्स में कंडीशन क्या होती है, अगर कोई एंगुलर मोमेंटम किससे आया है, हाफ इंटीग्रल क्वांटम नंबर से, तो जेड में सिर्फ कौन सा इफेक्ट वैलिड होता है, हाफ इंटीग्रल। और अगर कोई एंगुलर मोमेंटम किससे आया है, इंटीग्रल क्वांटम नंबर से, तो जेड में सिर्फ कौन सा इफेक्ट वैलिड होता है, इंटीग्रल। तो ये जो 0.866 का जो एरो है इस न्यूक्लियस के पास, जिसको आप स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोल रहे हो, न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये आया किससे था, हाफ क्वांटम नंबर से। अरे इस फॉर्मूला से पता होगा ना, आई इंटू आई प्लस 1h/2π, ये जो फॉर्मूला आपने यहाँ पर हाफ पुट किया तभी तो आया था। तो बताओ ये जो एंगुलर मोमेंटम है किससे आया, बताओ भाई हाफ क्वांटम नंबर से। तो जेड में इफेक्ट भी कौन से वैलिड होंगे, हाफ इंटीग्रल, कौन से भाई। हालांकि सब बोलना अजीब सा लगता है कि ऐसे हाफ इंटीग्रल होते नहीं होता आपको पहले पड़े। अरे भैया इंटीग्रल तो इंटीग्रल होते हैं, नहीं समझे बात। और यहाँ पर हम इंटीजर को ही बोल देते हैं, यहाँ पर माइनस हाफ को भी हम क्या बोल रहे हैं, हाफ इंटीग्रल, नहीं बात आपको पहले पड़ी। ओके तो बताओ भाई, तो ये 0.866 वेक्टर आया किससे है, 1/2 से।
तो z में सिर्फ कौन से इफेक्ट वैलिड है, प्लस हाफ और माइनस हाफ, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो या तो z में क्या इफेक्ट होना चाहिए, तो आप फर्ज करें भाई कि यही न्यूक्लियस जो बिना मैग्नेटिक फील्ड के, हालांकि इनमें से आपने इसको जूम कर लिया, किसको भाई, अरे भाई इस न्यूक्लियस सब क्या कर लो, जूम कर लो, यहां पर आगे ना जूम होके यहां पर, अरे बोलो, तो ये बिना मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूम रहा था, बिना मैग्नेटिक फील्ड के भाई ये ऐसे घूम रहा था बिल्कुल, तथा पानी छिड़ा पानी, इजंट इट, अरे बोलो भाई। और इसका एंगुलर मोमेंटम कहाँ है, ऊपर की तरफ, और z में, z से कितने एंगल पे, 0 पे, तो cos 0 1 0.866, z में कितना इफेक्ट है, तो अलाउड था फिलहाल तो भाई, लेकिन जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन क्या बोलेगी कि ये क्या भाई, क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन क्या बोलेगी, क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलेगी कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर भाई, कि 0.866 क्या है एंगुलर मोमेंटम, और z में इफेक्ट कितना है 0.866, जो कि अलाउड नहीं। क्वांटम मैकेनिक्स इसको ऐसा थप्पड़ लगाएगी इस घूमते हुए स्पिनिंग न्यूक्लियाई को, और क्या बोलेगी इसको, या तो चल 0.5 पे या -0.5 पे, क्यों, क्या बताओ भाई, अगर ये ऐसे घूमता है तो z से कितने एंगल पे है, 0 पे, तो cos 0 1, बोलो भाई ये कितना है 0.866, cos 0 1 क्या आएगा 8 प्लस का, और अगर ये मान ले भाई ऐसे घूमता तो 180 पे, बताओ क्या होगा, तो क्योंकि यहाँ पर एंगल की रेंज क्या है 0 से 180 भाई, तो बताओ क्या आएगा, अरे बोलो भाई cos 180 -1, यानी कि z में इसका इफेक्ट किस रेंज में हो सकता है, प्लस 0.866 से लेके, प्लस 0.866 से लेके माइनस 0.866, बोलो भाई, तो आप बताओ प्लस 0.866 और माइनस 0.866, बोलो भाई बताओ इस रेंज में हाफ इंटीग्रल स्टॉप्स कौन से होते हैं, प्लस 0.866 से थोड़ा नीचे आओ, 0.7 0.6 0.5 प्लस का एक तो आ गया भाई, अब 0.4 तो हाफ इंटीग्रल नहीं है, ना 0.3 ना 0.2 ना 0.1 ना 0, -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5, तो हमको पता भाई प्लस 0.866 से -0.866 के बीच में सिर्फ क्या है, सिर्फ दो वैल्यू क्या है भाई, हाफ इंटीग्रल, इजंट इट, एक तो प्लस 0.866 कौन सी बताओ भाई, अरे -0.866, अरे भाई 6 है वो नहीं, मैं तो पहले तो बताओ, तो आप एक काम करो भाई, तो क्वांटम मैकेनिक्स इसको ऐसा थप्पड़ लगाएगी कि ये क्या है भाई, z में क्या इफेक्ट है, ये क्या बोलेगी कि जब तक रेफरेंस डायरेक्शन डिफाइंड नहीं थी तो इसका ऐसे घूमना अलाउड था, लेकिन जैसे ही रेफरेंस डायरेक्शन क्या डिफाइन होगी तो उसका ऐसे घूमना अलाउड नहीं है, तो ये इसको ऐसे थप्पड़ लगाएगी कि ये एग्जैक्टली इतने एंगल पे क्या हो जाएगा, टिल्ट, पता कितने पे, 54.7 पे। अब बताओ आई कितना है 0.866, बोलो भाई क्वांटम मैकेनिक्स इसको ऐसा थप्पड़ लगाएगी कि ये 54.7 पे जाके टिल्ट हो जाएगा। आपको 54.7 पे क्यों भाई, पहले क्या था ये 0 डिग्री पे घूम रहा था, पहले क्या था ऐसे घूम रहा था ये, इजंट इट, अब भाई ऐसे घूमने लग जाएगा, ना 30 पे ना 20 पे भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, नहीं बात आपको पहले पड़ी, ना 30 पे ना 54.7 पे, ठीक है वो ना, अरे वो ना तीर से ना तलवार से ऐसे डायलॉग भाई है ना, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से, है ना, ओके, तो भाई ना ये 30 पे ना 20 पे, कितने में जाएगा, ना 45 पे, बताओ बोलो भाई, नहीं आपको अरे बोलो भाई, नहीं आएगा आपको, ये एग्जैक्टली 54.7 पे टिल्ट हो जाए, क्यों भाई, क्योंकि cos 54.7 आप मालूम करके से मल्टीप्लाई करियो, cos 54.7 निकाल के जो आए ना से मल्टीप्लाई कर दो, पता क्या आएगा आंसर, मेरे भाई cos 54.7 डिग्री, इसको इससे cos 54.7 निकाल के कैलकुलेटर में इससे मल्टीप्लाई करो, पता क्या आएगा अपने आप 0.5 प्लस का आएगा, पक्की बात है भाई, क्या आएगा, तो समझ गए बात। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलेगी इसको कि चल 54.7 है भाई, क्यों, ताकि भाई z में क्या इफेक्ट रह जाए, नहीं समझे बात, तो नहीं आएगा आपको,
यानी या तो क्या हुआ 54.7 पे टिल्ट हुआ ये, या बताओ भाई और कौन सा इफेक्ट होता है वैलिड 125.3 वाला भाई, सॉरी अरे भाई एक -0.5, तो आप कहोगे भाई फिर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर 54.7 लिखना है। तो बात यह है कि आप आप यहाँ पर एंगल बदल के IZ नहीं निकालते, ये वो तरीका है जहां पर आपको आंसर पहले से पता होता है। समझे बात भाई, नहीं समझे बात? और यहां पर आप फिर भी पता करते हो कौन सा एंगल चाहिए, कैसे? आप बताओ IZ में क्या चाहिए, +0.5 इज इक्वल टू 0.866 और कॉस थीटा। भाई हम क्या करें, हमको 0.866 वेक्टर, हमारे सामने सवाल क्या है, हम 0.866 वेक्टर को कितने एंगल पे भेजें Z से कि क्या इफेक्ट है Z में, 0.5। तो इसको साइड फेंकियो तो 0.5 बटे 0.866 कॉस थीटा। बोलो भाई अब एक काम करो, कॉस को ले आओ इस साइड, क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स। तो 0.5 बटे 0.866 का कॉस इनवर्स कर दें भाई, ठीक है। तो क्या है हमारे पास भाई 0.866 का क्या करो भाई इसका, तो कॉस इनवर्स कर दें तो पता क्या है हमारे पास थीटा 54.7, क्या है भाई हमको मालूम, हमको भाई मालूम नहीं है क्या, तो हम समझ गए कि 54.7 पे इसको टिल्ट करना क्या है जरूरी है। तो भाई ये जो ये न्यूक्लियस बिना मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे भाई ठाठ से घूम रहा था ना, क्वांटम मैकेनिक्स को नहीं ऐसा झापड़ रहा है खींच के भाई, नहीं बता आपको पलट क्यों भाई, क्वांटम क्या बोलेगी इसको कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है, रेफरेंस डायरेक्शन क्या है डिफाइंड है, अभी भी Z में कितना इफेक्ट लगा रहा है 0.866। बोलो भाई इसको ऐसा थप्पड़ लगेगा कि ये न्यूक्लियस ऐसे नहीं है, बिल्कुल 54.7 पे टिल्ट होके घूमना शुरू कर देगा। मान लिया ये लेंथ क्या है 0.866 यूनिट, बात आपको पहले पड़ी भाई, तो ये 0.866 यूनिट अगर 54.7 पे आ गई तो बस Z में क्या इफेक्ट रह जाएगा, बोलो भाई 0.5, अगर ये लेंथ क्या है 0.866 तो +0.5 क्या बोलते हैं भाई इफेक्ट आ जाएगा इस वेक्टर का Z डायरेक्शन में, इजंट इट। आपको भाई अगर आपने इससे ज्यादा एंगल पे कर दिया ना तो Z में इफेक्ट कम हो जाएगा, इससे कम पे रखा तो Z में इफेक्ट ज्यादा आएगा भाई। एग्जैक्टली 0.566 तो भाई 0.5 तो कब आएगा 54.7 पे, लेकिन आपको पता भाई आपको हो गए इफेक्ट तो एक और भी अलाउड था, इफेक्ट तो यहां पर एक और भी अलाउड था, बताओ कौन सा, -0.5। तो उसके लिए एंगल आप कैसे निकालोगे बताओ, अरे बोलो भाई आप उसके लिए एंगल कैसे मालूम करोगे बताओ, अरे बताओ भाई कैसे, अरे भाई इसके लिए एंगल कैसा आएगा, तो -0.5 है हमको IZ क्या चाहिए -0.5, आई कितना है, आई कितना है 0.86 कॉस थीटा। अभी काम करो -0.5 को भाग कर दो 0.866 से और फिर क्या करो आप कोस इनवर्स, अब की बारी पता क्या आएगा 125.3 डिग्री। इसका मतलब क्या है भाई आपको साफ पता है, अगर ये 0.866 एंगुलर मोमेंटम हाफ क्वांटम नंबर से आया है तो Z में सिर्फ दो इफेक्ट अलाउड है, 0.5 और -0.5, और तो अलाउड नहीं भाई। तो हम एंगल कैसे निकालें इन इफेक्ट्स को Z में जनरेट करने के लिए, बोलो भाई। तो हमको पता फॉर्मूला क्या होता है Z में इफेक्ट का, IZ = I cos थीटा। आई आपको पता है 0.866 और ये आपको पता है भाई, एक बार यहाँ पर क्या पुट करो 0.5 प्लस का, एक बार 0.5 माइनस का, और दोनों बार क्या निकाल लो कोस इनवर्स करके थीटा निकालो भाई, समझ गए बात। एक बार थीटा क्या आएगा, तो 0.5 प्लस के लिए क्या एंगल रिक्वायर्ड हमको 54.7, यानी कि स्पिनिंग न्यूक्लियाई या तो 54.7 पे क्या हो जाएगा, जो न्यूक्लियस ऐसे घूम रहा था भाई, जो ऐसे घूम रहा था भाई, अब बताओ कैसे घूमेगा 54.7 पे टिल्ट होके, इजंट इट। और जो भाई या तो जाएगा ये 54.7 पे या कहाँ जाएगा 125 पॉइंट Z से 125.3। अच्छा मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, अगर आपको ये पता लग जाए कि +0.5 के लिए कितना एंगल चाहिए है, तो माइनस, क्योंकि ये कोस है भाई और आपको पता है
कॉस क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन, पता होगा ना आपको। तो अगर आपको क्या पता हो भाई, आपको पता है +0.5 के लिए जितना इफेक्ट चाहिए, सॉरी जितना एंगल चाहिए, तो -0.5 के लिए एंगल निकालने के लिए आपको बार बार सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अभी आपने यहाँ पर क्या पुट किया, +0.5, तो क्या आ गया 54.7। फिर आपने यहाँ पर क्या पुट किया, -0.5, फिर क्या आ गया 125.3। अब एक काम करो भाई, आप 180 में से 54.7 को माइनस कर दो, तब भी कितना आता है 125.3। नहीं है क्या आपको? अरे बोलो भाई। तो अच्छी बात यह है, अगर आपने +1 के लिए इफेक्ट निकाल लिया, सॉरी अगर आपने +1 इफेक्ट के लिए एंगल निकाल लिया, तो -1 के लिए कैसे आएगा, 180 में से माइनस कर लो जस्ट। नहीं है क्या आपको? तो हमारा काम थोड़ा सा कम हो जाएगा, आ गया ना आपको। तो इसका मतलब ये होगा कि बिना मैग्नेटिक फील्ड के तो ये सारे न्यूक्लियस भाई किसी भी डायरेक्शन z से किसी भी एंगल पर टिल्ट होकर स्पिन कर सकते हैं, z के अलोंग भी स्पिन कर सकते हैं। बिना मैग्नेटिक फील्ड के तो ये सारे न्यूक्लियाई z से किसी भी एंगल पर टिल्ट होके स्पिन कर सकते हैं भाई। नहीं है क्या आपको? अरे बोलो, इजंट इट? और भाई इवन z के अलोंग भी स्पिन कर सकते हैं, z के अलोंग अपवर्ड भी और z के अलोंग डाउनवर्ड भी। नहीं है क्या आपको? z के अलोंग ये अपवर्ड भी स्पिन कर सकते हैं, z के अलोंग ये डाउनवर्ड भी, z से 90 पे भी, z से 10, 20, 5, 10, 15 कैसे भी एंगल पे दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरुआत में तो बिना मैग्नेटिक फील्ड के, तो इनको बोलते हैं माइक्रोमैग्नेट्स। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर हर एक न्यूक्लियस कैसा है, एक, अरे भैया आप बताओ, क्या हर एक न्यूक्लियस के पास एंगुलर मोमेंटम है? लेकिन साथ में हर एक के पास क्या है, बताओ भाई, साथ में हर एक के पास क्या, मैग्नेटिक मोमेंट तो है। नहीं समझे बात भाई? हर एक न्यूक्लियस के पास क्या, एंगुलर मोमेंटम, और हर एक के पास क्या है, क्योंकि आपको पता, मैंने पढ़ाया था भाई कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, बताओ। अगर एंगुलर मोमेंटम क्या बताइए, क्या भाई, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बताओ, म्यू क्या होता है, म्यू जी बीटा एन, बोलो भाई आई, यानी जो दिशा जी पॉजिटिव, प्रोटॉन के लिए बीटा पॉजिटिव, तो जो दिशा क्या होगी आई की, वही क्या होगी म्यू की। ये है मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि भाई हर एक न्यूक्लियस एज माइक्रोमैग्नेट भी होकर है ना। तो सिर्फ याद रखियो, हर एक घूमते प्रोटॉन के पास सिर्फ एंगुलर मोमेंटम ही ना है, उनके पास क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट्स भी हैं। और सारे माइक्रोमैग्नेट्स और सारे एंगुलर मोमेंटम्स, अगर सारे एंगुलर मोमेंटम क्या है, रैंडमली ओरिएंटेड, तो सारे माइक्रोमैग्नेट्स भी क्या है, रैंडमली ओरिएंटेड। नहीं आ गया आपको? अरे बोलो भाई। लेकिन जैसे आपने क्या लगाया, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाते भाई अब ये रैंडमली नहीं घूम सकते भाई। अब या तो क्या करेंगे, ये 54.7 पे टिल्ट होके स्पिन करेंगे भाई। पहले कोई ऐसे स्पिन कर रहा था, अब वो 54.7 पे टिल्ट होके स्पिन करेगा भाई। और ये बताओ फिर क्या होगा, 125.3 पे टिल्ट होके स्पिन करेगा। नहीं है क्या आपको भाई? या तो 54.7, यानी या तो 54.7, बोलो भाई, और या 125। अरे भाई ये क्या है, जेड, ये क्या है जेड। अगर कोई ऐसे घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कहाँ है, ऊपर की तरफ। अगर कोई टिल्ट हो जाए तो 54.7 पे 125.3 पे, तो हम क्या बोलेंगे, हर एक क्या हो जाएगा, हर एक क्या होगा, या तो 54.7 पे क्या हो जाएगा, टिल्ट, बोलो भाई, या क्या हो जाएगा बताओ, 125.3 पे क्या हो जाएगा, टिल्ट। इजंट इट? लेकिन भाई ये सिर्फ भाई, ये क्या बोलते हैं, इसके सिर्फ टिल्ट होने से ही काम ना चले, समझे बात। ये तो मैग्नेटिक फील्ड्स दो काम होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने दो काम होंगे, यानी या तो क्या हो जाएंगे, एक तो क्या हो जाएंगे 54.7 पे और 125.3 पे क्या हो जाएंगे, टिल्ट हो जाएंगे। इजंट इट? दूसरा क्या होगा, इनके अंदर एक ये भाई प्रिसिशनल मोशन आ जाएगी। क्या आपको ये क्या होती है भाई, आप मुझे बताओ, एक प्रोटॉन ऐसे घूम रहा था बिना मैग्नेटिक फील्ड के भाई, एक प्रोटॉन
बिना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रहा था, उसका एंगुलर मोमेंटम कहाँ था, ऊपर की तरफ। आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा के उसको थप्पड़ लगाया और वो कहाँ चला गया, 54.7 पे टिल्ट होकर घूमना शुरू कर दिया। लेकिन आप ये बताओ भाई कि नॉर्मल, अरे भाई जो रियल लाइफ होती है, अगर वहाँ पर एक लट्टू घूम रहा हो भाई, साइलेंस भाई, अगर एक फिरकी है, क्या भाई एक, अरे भाई एक फिरकी है, ठीक है बात, बताओ ये एक फिरकी भाई, ये इस ज़मीन पे ये एक फिरकी घूमने लग रही है, ये ऐसे घूम रही है, तो इस फिरकी का भी क्या ये उस न्यूक्लियस को मिमिक नहीं कर रही क्या भाई, क्या ये उस न्यूक्लियस को मिमिक नहीं कर रही क्या जो न्यूक्लियस ऐसे घूम रहा था, इजंट इट? अरे बोलो भाई, ठीक, पता नहीं भाई, ठीक है, आप ये बताओ भाई, जो न्यूक्लियस ऐसे घूम रहा था भाई बिना मैग्नेटिक फील्ड के, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कहाँ था, ऊपर की तरफ। तो सिमिलरली भाई अगर ये डिस्क बात नहीं भाई ऐसे घूम रही है, कैसे, तो इसका भी एंगुलर मोमेंटम कहाँ बताओ भाई, ऊपर की तरफ। ये तो डिस्क घूम रही है, और ये बताओ कौन घूम रहा है, न्यूक्लियस। अरे बोलो भाई, ये तो घूम रही है डिस्क और ये घूम रहा है न्यूक्लियस, ठीक है बात। इसका एंगुलर मोमेंटम कहाँ बनेगा, ऊपर की तरफ। इसका कहाँ बनेगा बताओ भाई, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। लेकिन आप मुझे ये बताओ, इन दोनों के एंगुलर मोमेंटम क्या ऊपर की तरफ है। अब अगर आपने इस फिरकी को, अब आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, टिल्ट होकर स्पिन करेगा ना भाई। अब अगर आपने भाई क्या लगा दिया, बोलो भाई मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या करेगा, टिल्ट होकर स्पिन करेगा, पक्की बात है, ओके। तो ये फिरकी भी तो क्या करता भाई, और अगर हम इस फिरकी को भी क्या कर दें, इस फिरकी को, इस घूमती हुई फिरकी को हम थोड़ा स्ट्राइक कर दें, तो फिरकी भी क्या होगी भाई, टिल्ट होकर स्पिन करेगी ना। लेकिन ध्यान रखो भाई, कोई भी फिरकी अगर ऐसे घूम रही है, भाई यहाँ पर एक डिस्क है, अरे भाई यहाँ पर क्या है, एक डिस्क, तो ये फिरकी तो क्या कर रही है, काम करो, और यहाँ पर आप एक क्या बोलते हैं, एक ग्रीन कागज यहाँ पर चिपका दो, अरे इसके ऊपर भाई, ठीक है, आप इस पेंसिल के इस एंड पे आप क्या लगा दो, एक ग्रीन कागज, नहीं बता आपको पहले पड़ी क्यों, और यहाँ पर क्या है, डिस्क, तो इसकी एक, अब अरे भाई यहाँ पर एक डिस्क लगा के इसकी बना के फिरकी से ऐसे घुमा दो, नहीं है क्या आपको। तो इसके पास सिर्फ क्या है, स्पिन मोशन, इसके पास सिर्फ और सिर्फ तो क्या भाई, स्पिन मोशन। लेकिन इसको हल्का स्ट्राइक करते ही ये तो क्या हो जाएगी भाई, टिल्ट, इजंट इट। अरे चिंता ना करो भाई, ठीक है, बारिश वगैरह कुछ ना आए, ओके, ठीक है, अरे ये वैसे अंधेरा बस कुछ ना आए, तो दबाते नहीं भाई, तो ये फिरकी तो क्या हो जाएगी, टिल्ट होकर स्पिन करेगी ना। लेकिन क्या फिरकी भैया ऐसे टिल्ट होकर स्पिन करती रहेगी कि साथ में ये ऐसे प्रिसिशनल मोशन भी शो करती है। इसको भैया आपको पता ना, इसको हम हरियाणवी में क्या बोलते हैं, घिरमोली खाना। आप ये बताओ भाई, क्या ये फिरकी टिल्ट होकर सिर्फ स्पिन ही करती रहेगी कि साथ में ऐसे भैया चक्कर भी खाने लग जाएगी। अरे भाई जो ये घिरमोली मोशन होती है, क्या भाई इस घिरमोली मोशन को क्या बोलते हैं, ये ऐसे स्पिन तो करती रहेगी, ये ऐसे भी स्पिन तो भाई डिस्क ये स्पिन तो करती रहेगी, लेकिन साथ में ऐसे ये घिरमोली भी खाने लग जाएगी, ऐसे भाई रिवॉल्यूशन भी स्टार्ट कर देगी। अरे होता ना ऐसा, अगर कोई लट्टू आपने घुमा दिया भाई, अगर उस लट्टू को हम थोड़ा पैर मार दें और वो गिरे ना, तो हल्का क्या करता है वो टिल्ट होके, और ऐसे नहीं आता वो जैसे भाई वो किसी में अगर कोई, अरे आपने देखे भूत की फिल्म में भाई, किसी में कोई भूत वगैरह आ जाए तो ऐसे भाई सर घुमाता है इस टाइप से, इजंट इट। तो क्या वैसा ही आपको पैटर्न तो नहीं है क्या। तो एक काम करो भाई, तो यहां पर साइलेंस भाई, तो इसको बोलते हैं लार्मर प्रिसिशन। क्या बोलते हैं इसको भाई, लार्मर प्रिसिशन। इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है ना बात। तो यहां पर दो काम हो जाएंगे भाई, हाँ, लेकिन एक बात पक्की है, ये टिल्ट होके जब ये ऐसे प्रिसिशनल मोशन शो करेगी ना, तो जेड से एंगल नहीं बदलेगा भाई। क्या, अरे भाई तो जेड से एंगल नहीं बदलेगा, तो क्या होगा, तो ये फिरकी क्या होगी भाई, टिल्ट होके घूमेगी ना, ऐसे टिल्ट होके स्पिन भी करेगी और साथ में ऐसे भी घूमेगी। अरे बोलो भाई, लेकिन और ये बताओ क्या होगा भाई, ये क्या हमारे पास क्या न्यूक्लियस, अगर ये घूम रहा है तो बिना मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे, ये भाई क्या कर रहा, सिर्फ साइलेंस,
बिना मैग्नेटिक फील्ड के ये सिर्फ क्या कर रहा था, स्पिन। अरे सिर्फ क्या था इसके पास, स्पिन मोशन थी ना। अरे बोलो भाई, लेकिन इसको ऐसे स्ट्राइक करते क्वांटम मैकेनिकली ये टिल्ट हो गया, और ये स्पिन तो भी कर रहा है टिल्ट होके, लेकिन स्पिन तो ये अब भी कर रहा है लेकिन टिल्ट होके, लेकिन साथ में क्या शो कर रहा है, प्रिसिशनल मोशन। क्या भाई, और इसकी प्रिसिशन, और इसको बोलते हैं, बोलो भाई, इसको बोलते हैं नेगेटिव लार्म, इसको बोलते हैं पॉजिटिव लार्म प्रिसिशन। क्या इसमें क्या बोलते हैं, नेगेटिव लार्म, इसको क्या बोले भाई, पॉजिटिव लार्मर। और भाई, और प्रोटॉन कैसे कैसे घूमता है, प्रोटॉन की प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी होती है इस टाइप से, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो ये प्रोटॉन बताओ भाई कैसे घूमना शुरू कर देगा। अरे भाई, तो इसके पास स्पिन मोशन के साथ साथ बताओ क्या जाएगी, प्रिसिशनल मोशन। तो ये मान लो क्या इसका भाई, ये 54.7 पे क्या इसका, बोलो भाई, एंगुलर मोमेंटम। और ये भाई ऐसे घूमना शुरू कर देगा, नहीं है क्या आपको भाई ऐसे। अरे बोलो भाई, याद रखिए। और ये ऐसे घूमता है ये वाला, नहीं कि ऐसे, ये क्या होते हैं भाई, अलग होते हैं। इसको बोलते हैं नेगेटिव लार्मर प्रिसिशन। क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव लार्मर प्रिसिशन। वो डिपेंड करता है भाई आपने कन्वेंशन क्या इस्तेमाल की। इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव लार्मर प्रिसिशन, इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव लार्मर प्रिसिशन। ठीक है एक बात और, कई बच्चे जो क्या करते हैं भाई, तो बोले कि मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर ये टिल्ट होके स्पिन भी, और साथ में क्या रहेगा, लट्टू भाई स्पिन करना बंद नहीं करता टिल्ट होने पर, लेकिन उसमें एक मोशन और आ गई, प्रिसिशनल मोशन। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं भाई, इस ऊपर वाला, लेकिन और अगर कोई क्या भाई, और अगर कोई भाई 54.7 पे क्या हो गया टिल्ट, तो वो तो ऐसे, और कोई 125.3 पे चला गया, तो उसे पता बच्चे क्या बनाते हैं, उसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे कि भाई उसको बना देंगे ऐसे। अरे बोलो भाई, कि ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूम रहा है ना, इसलिए हम तो इसको ऐसे बना देते हैं। ये गलत हो भाई, क्या समझो बात। यानी अगर कोई ऊपर की तरफ घूम तो भी ऐसे घूमेगा, और नीचे भाई 125.3 पे तो ऐसे, मतलब रहेगा यही, नहीं है क्या आपको भैया। अरे बोलो भाई, नहीं है आपको समझ, यानी कि ये ऐसे रहेगा, यानी कि अगर 125.3 पे, तो मैंने दोनों प्रिसिशनल कोण क्या कर दिए बताओ, इकट्ठे कर दिए भाई, आया आपको। तो ये तो बताओ, तो ध्यान रखियो, ये भी साइड और ये भी क्या है भाई, ये भी क्या है ऐसे, और ये भी क्या है, अरे बोलो भाई, ये भी क्या है ऐसे, ये ऐसे और ये भी ऐसे। अरे जो ये ग्रीन कागज है भाई, ये आपको ऐसे घूमता हुआ नजर आएगा, फिर ये नहीं बात आपको पहले पड़ी, क्योंकि आपको एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का जो एंड है वो फिक्स नहीं है। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का जो क्या है भाई एंड है वो फिक्स, वो लगातार क्या घूम रहा है वो, लेकिन जेड से एंगल क्या रहेगा, इसका क्या रहेगा 54.7, इसका क्या रहेगा 125.3, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो आप एक बारी जेड में इनके प्रभाव निकाल लो, क्या आप एक बारी भाई इनके जेड में, तो आप फर्ज करो, साइलेंस भाई, आप फर्ज करो भाई, तुम क्या बोलेंगे कि ये जो प्रोटॉन थे, अब थोड़ा आप इसको नहीं, आप इसको भाई, अब थोड़ा आप इसको एक बारी विजुअलाइज करो भाई, क्या अब आप इस पूरे सिनारियो को थोड़ा विजुअलाइज करो कि हमारे पास एक चैम्बर है, ठीक है बात, उस चैम्बर में क्या बहुत सारे प्रोटॉन्स, भाई हमारे पास एक चैम्बर है, उस चैम्बर में बहुत सारे क्या भाई प्रोटॉन्स है, मान लिया वो सारे प्रोटॉन्स क्या है रैंडमली, हर एक प्रोटॉन क्या कर रहा है, स्पिन कर रहे हैं भाई, हर एक प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, अब क्या नहीं आया, वो तो अंजल क्या नहीं आया, नहीं आया, फिर क्या पूछ रहे हो बताओ, हर एक क्या क्या वो आपको आगे बताएंगे, ठीक है, हर एक प्रोटॉन बताओ भाई क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहा है ना, लेकिन प्रिसिशनल मोशन नहीं है, ओके, और वो जेड से किसी भी एंगल पे टिल्ट होके स्पिन कर रहा है, बोलो भाई कोई शक, बोलो भाई, ठीक है ना वो, अरे मिथुन दा का डायलॉग भाई, ओके। तो भाई अब जैसे हमने क्या लगाया मैग्नेटिक फील्ड, अब बताओ क्या हो जाएगा भाई, अब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते ही बताओ क्या होगा, अब अरे भैया जब मैग्नेटिक फील्ड तो वो जेड से क्या है, किसी भी एंगल पे क्या है ओरिएंटेड,
जेड में उनका कोई भी इफेक्ट है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लगाते ही जेड में क्या इफेक्ट चाहिए, प्लस हाफ या माइनस हाफ। तो अब हर एक न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, या तो 54.7 पे टिल्ट होकर स्पिन करेगा या 125.3 पे, लेकिन सिर्फ वो टिल्ट होके उसकी बात नहीं बनेगी भाई, उसको टिल्ट होके भाई और क्या करना पड़ेगा, प्रिसिशनल मोशन ऐसे वाली, और या फिर जो 54.7 पे टिल्ट हो रखे उन्होंने तो बना दिया भाई सुल्टे गिलास। अरे भाई अपवर्ड नहीं बात आपको पहले पड़ी, और जो क्या डाउनवर्ड थे भाई, सॉरी जो 125.3 पे वो क्या करेंगे, ऐसे घूमेंगे। नहीं है आपको भाई, तो हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर क्या बन जाएंगे, या तो अपवर्ड प्रिसिशनल कोन क्या बन जाएंगे, या तो अपवर्ड प्रिसिशन कोन, या तो क्या बन जाएंगे डाउनवर्ड प्रिसिशनल कोन। नहीं है आपको भाई, अरे भाई ये वो वेक्टर है, इजंट इट, यानी या तो क्या होंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाते ही पूरे सैंपल के अंदर हर एक न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, या तो 54.7 पे टिल्ट होके स्पिन करते करते और ऐसे गिरमोली भी खा रहा है भाई, ठीक है, या 125.3 पे टिल्ट होके स्पिन करते करते वही ऐसे घूम रहा है। नहीं है क्या आपको, ओके। तो अब आप देखो भाई, तो इससे Z में मैग्नेट के ऊपर क्या असर पड़ेगा भाई, अरे भाई अब अगर एंगुलर मोमेंटम क्या है बता नहीं भाई, अब ये क्या बताओ हमारे पास Z डायरेक्शन, अगर एंगुलर मोमेंटम क्या बताओ 54.7 पे, तो भाई मैग्नेटिक मोमेंट भी कहाँ होगा भाई, आपको पता है, क्योंकि अरे भाई आपको पता होगा ना म्यू क्या होता है, G बीटा N I होता होगा। तो भाई जो दिशा किसकी होगी, एंगुलर मोमेंटम की, वही किसकी होगी, मैग्नेटिक मोमेंट की। अगर एंगुलर मोमेंटम क्या है 54.7 पे टिल्ट हो रखा है या 125.3 पे, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कहाँ टिल्टेड है, या तो 54.7 पे टिल्टेड भाई मैग्नेटिक मोमेंट तो साथ बंधे हुए इनके भाई, इजंट इट। अगर एंगुलर मोमेंटम्स क्या हैं 54.7 पे या 125.3 पे, तो मैग्नेटिक मोमेंट्स भी क्या है 54.7 पे 125.3 पे ही टिल्ट हो रखे, इजंट इट। आपको फिर से क्या फ़र्क पड़ता है, इससे फ़र्क ये पड़ता है भाई, अब आपने सिर्फ Z का ही इफेक्ट नहीं निकालना। अब आप बताओ, अब अप्लाइड फील्ड कहाँ है, फील्ड अप्लाइड कहाँ है, Z के लोग बोलो भाई। तो मैग्नेटिक मोमेंट का सिर्फ कौन सा कंपोनेंट इंटरेक्ट कर सकता है भाई, मैग्नेटिक मोमेंट का भी जो प्रभाव कहाँ होगा Z के लोग, वही तो मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट कर सकता है, कि कोई भी कंपोनेंट इंटरेक्ट कर लेगा। अरे भाई अगर अप्लाइड फील्ड कहाँ है Z में, तो मैग्नेटिक फील्ड का हमको भाई, अगर अप्लाइड फील्ड Z में है तो मैग्नेटिक फील्ड का भी कौन सा कंपोनेंट तो Z में, जो भाई क्या होगा Z में होगा, वही तो क्या करेगा, क्या भाई इंटरेक्ट करेगा किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, इजंट इट। तो बताओ, तो आप म्यू Z निकाल लो, तो हमें क्या चाहिए भाई, क्योंकि हमको पता करना है ना, हमको पता करना है कि न्यूक्लियस का मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड Z में है, तो आपको न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मोमेंट का Z में क्या चाहिए, कंपोनेंट। तो अगर म्यू ये है तो म्यू Z क्या होगा, म्यू ये है तो म्यू Z क्या होगा, अगर आप G को बीटा N को I की बजाय IZ से मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई अगर आप G को बीटा N को I की बजाय IZ से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट का Z में इफेक्ट। नहीं है क्या आपको भाई, तो म्यू Z कैसे आएगा, G बीटा N IZ, हमारे काम का यही भाई म्यू Z, ठीक है। तो बताओ म्यू Z क्या आ गया, म्यू Z क्या है भाई, G बीटा N IZ, G बीटा N IZ है, ओके। तो अब आप मुझे बताओ भाई, क्या आपने यहाँ तो क्या क्या पुट कर दिया, बताओ। अरे भाई आपने यहाँ पर क्या पुट कर, अब जी भी क्या पॉजिटिव, बीटा N भी क्या है पॉजिटिव, अगर IZ क्या हुआ पॉजिटिव, अगर IZ क्या हो भाई, तो अपवर्ड कौन का
ये अरे भाई इसमें इसके लॉन्ग तो कौन है 0.866 भाई, ये तो क्या है 0.866, लेकिन ये क्या बताओ 0.5, बताओ ये तो क्या 0.866, ये क्या भाई 0.5 IZ है ना। तो बताओ भाई, तो आपको पता या तो क्या बने अपवर्ड कौन, तो आप मुझे बताओ कि अपवर्ड कौन से, तो मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड में या तो क्या बने हुए हैं अपवर्ड कौन, या क्या बने हुए हैं डाउनवर्ड कौन। तो आप ये बताओ भाई अपवर्ड कौन से एंगुलर मोमेंटम कहाँ बना हुआ है भाई, अपवर्ड कौन का IZ कहाँ है, अपवर्ड कौन का एंगुलर मोमेंटम कहाँ है, प्लस 0.5 कितना है, तो ये आप क्या मान लो, ये क्या भाई, ये है IZ प्लस 0.5, ये क्या हमारे पास IZ है, ठीक है बात। तो अपवर्ड कौन का, अच्छा I तो इसका भी क्या है 0.866 भाई, अपवर्ड कौन का मतलब क्या है कि 0.866 वेक्टर 54.7 पे टिल्ट होके लगातार क्या कर रहा है, स्पिन और प्रिसिशनल मोशन। लेकिन इस प्रिसिशनल मोशन में Z से एंगल तो ना बदलता, क्या बदलता है, Z से एंगल तो क्या रहेगा हमारे पास फिक्स रहेगा, तो IZ क्या रहेगा सबका 0.5, ठीक है बात। अब अगर IZ 0.5 है तो μZ कैसे बनेगा, तो G पॉजिटिव बीटा n पॉजिटिव, तो आपने क्या करना भाई, अभी दोनों का नंबर है, तो μZ का बनेगा, अगर IZ 0.5 प्लस का है तो μZ का बनेगा 0.5 समथिंग 0.5 इंटू सम नंबर्स, तो μZ का बनेगा ऊपर की तरफ, तो μZ कहाँ पर आएगा भाई, ऊपर की ही आएगा। तो ये तो क्या है, ये तो क्या है अपवर्ड कौन का IZ, और ये क्या अपवर्ड कौन का μZ, ये क्या अपवर्ड कौन का μZ, कोई ध्यान रखियो। हालांकि इस कोण का इस, अरे भाई याद रखियो प्लस 0.5 में क्या है अपवर्ड कोण का एक्चुअल में एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंटम दोनों क्या है 54.7 पे, लेकिन ये क्या उनके 54.7 पे I भी है और 54.7 पे म्यू भी है, लेकिन ये ऊपर मैंने क्या बनाए हैं उन 54.7 पे टिल्ट हो रखे I और म्यू के Z कंपोनेंट्स, नहीं है क्या आपको, ठीक है। तो ये प्लस 0.5 है ना IZ भाई। अच्छा बताओ, किसी सोलेनाइड में आपका डाइपोल बनेगा ऊपर, अगर IZ अपवर्ड तो μZ भी कहाँ बनेगा अपवर्ड बनेगा, तो अपवर्ड μZ का मतलब क्या होता है, तो भाई आप ये बताओ अपवर्ड μZ का मतलब क्या होता है कि ये नॉर्थ, ये साउथ और ये नॉर्थ, क्यों भाई ध्यान रखियो डाइपोल की फील्ड की दिशा क्या होती है, अरे भाई फील्ड की दिशा क्या होती है, ये सोलेनाइड है नॉर्थ से साउथ, बोलो भाई, तो लाइंस कहाँ से निकलती है नॉर्थ से और कहाँ एंटर करती हैं साउथ में, लेकिन डाइपोल के अंदर क्या होता है साउथ नॉर्थ, तो अपवर्ड डाइपोल का मतलब क्या हुआ कि ये तो क्या है साउथ और ये क्या है नॉर्थ, तो नॉर्थ आया नज़दीक साउथ के और साउथ नज़दीक आया नॉर्थ के। तो आप मुझे बताओ अपवर्ड डाइपोल अट्रैक्शन फील करेगा कि रिपल्शन फील करेगा, अट्रैक्शन भाई। तो हम क्या बोलेंगे कि अपवर्ड, तो अगर मैं भाई एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊं, अगर मैं क्या बनाऊं एनर्जी लेवल डायग्राम, तो बिना मैग्नेटिक फील्ड के तो प्लस माइनस आप दोनों स्टेट क्या थी डिजनरेट, बिना मैग्नेटिक फील्ड के प्लस माइनस हाफ दोनों स्टेट क्या थी भाई डिजनरेट थी। लेकिन अब आपने क्या कर दिया बताओ, अरे भाई अब आपने क्या कर दिया मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई कर दिया ना, ठीक है बात। तो अपवर्ड कोण से IZ कहाँ बनेगा अपवर्ड कोण से IZ कहाँ बनेगा अपवर्ड, और अगर IZ अपवर्ड बना तो μZ क्या बनेगा अपवर्ड, और अगर μZ अपवर्ड बना तो अपवर्ड μZ का मतलब क्या है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब क्या होता है स्टेबिलिटी। तो हम क्या बोलेंगे, तो कौन सा था ये प्लस 0.5 ओरिएंटेशन, तो इसलिए प्लस 0.5 क्या हो जाएगा एनर्जी में कम हो जाएगा, बोलो भाई प्लस 0.5 क्या हो जाएगा एनर्जी में कम हो जाएगा ना, नहीं आपको आया, अरे बोलो भाई क्या, देखो फील्ड क्या होता है
नॉर्थ से साउथ, लेकिन डाईपोल क्या होता है साउथ से नॉर्थ। फील्ड की दिशा होती है नॉर्थ से साउथ, लेकिन डाईपोल की दिशा क्या होती है? तो आप डाईपोल कह रहे हो ऊपर की तरफ बना है तो साउथ से नॉर्थ बनेगा, तो डाईपोल का ये एंड क्या हुआ साउथ, ये क्या हुआ नॉर्थ। तो ये अपवर्ड डाईपोल का साउथ क्या है मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ के नज़दीक, और नॉर्थ क्या है इसके साउथ के नज़दीक, तो यहाँ पर अट्रैक्शन नहीं आएगा। तो बताओ हम क्या बोलेंगे, बोलो भाई बताओ क्या हो जाएगा फिर ये स्टेबलाइज। तुम क्या बोलेंगे, प्लस हाफ क्या हो जाएगी स्टेबलाइज, और माइनस हाफ क्या होनी चाहिए, क्यों भाई अब बताओ डाउनवर्ड कौन, लेकिन भाई कुछ क्या हो जाएंगे 125.3 पे क्या हो जाएंगे टिल्ट हो जाएंगे, तो उनका डाईपोल उनका आई कहाँ बनेगा, डाउनवर्ड कौन का आई जेड कहाँ बनेगा, डाउनवर्ड कौन का आई जेड कहाँ बनेगा नीचे की तरफ। अरे भाई जो 125.3 पे टिल्ट हो रखे हैं जो 125.3 पे टिल्ट हो क्या कर रहे हैं प्रिसिजनल मोशन शो कर रहे हैं, उनका आई जेड कहाँ बनेगा -0.5 होगा ना भाई, नहीं आ गया आपको। अरे भाई जो 125.3 पे टिल्ट हो रखा है 0.866 125.3 पे है, क्या इसका जेड इफेक्ट -0.5, तो अगर आई जेड क्या है -0.5 तो म्यू जेड भी किसी कैसा आएगा डाउनवर्ड, तो अगर आई जेड क्या है डाउनवर्ड तो म्यू जेड भी क्या आएगा डाउनवर्ड आएगा, तो म्यू जेड का मतलब क्या डाउनवर्ड भाई बताओ, ये क्या साउथ से नॉर्थ, तो आपको क्या नजर आ रहा है बताओ अपवर्ड कोण से बनने वाला मैग्नेट क्या है, अपवर्ड कोण मतलब 0.5 प्लस 0.5 वाली स्टेट, अपवर्ड कोण का मतलब क्या होता है प्लस 0.5 वाली स्टेट, तो अपवर्ड कोण से बनने वाला मैग्नेट क्या है अपवर्ड, और अपवर्ड मैग्नेट क्या करेगा अट्रैक्शन, क्या होगा स्टेबलाइज। अपवर्ड कोण से क्या बनता है अपवर्ड मैग्नेट, अपवर्ड मैग्नेट मतलब स्टेबल अट्रैक्शन भाई, तो अगर अपवर्ड मैग्नेट अट्रैक्ट होएगा इसका मतलब क्या हुआ अपवर्ड कोण बना किससे है अपवर्ड स्टेट से, यानी कि अपवर्ड स्टेट क्या हो जाएगी स्टेबलाइज, तो प्लस 0.5 क्या हो जाएगी भाई, तो अपवर्ड कोण क्या थोड़े से स्टेबल हो जाएंगे। अब क्योंकि डाउनवर्ड कोण से आई जेड का बनता है डाउनवर्ड, अब डाउनवर्ड कोण से आई जेड का बनता है डाउनवर्ड, तो म्यू जेड भी कहाँ बनेगा डाउनवर्ड, अगर म्यू जेड क्या बना डाउनवर्ड तो रिपल्शन बनता भाई नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, तो डाउनवर्ड कोण से म्यू जेड भी कहाँ बनता है डाउनवर्ड, और अगर म्यू जेड डाउनवर्ड है तो वो क्या फील करेगा, तो हम क्या बोलेंगे अपवर्ड कोण का मैग्नेट तो क्या फील करता है अट्रैक्शन, लेकिन डाउनवर्ड कोण का मैग्नेट क्या फील करता है, इसीलिए अपवर्ड मैग्नेट क्या होना चाहिए स्टेबल, डाउनवर्ड मैग्नेट क्या होना चाहिए अनस्टेबल, तो अपवर्ड मैग्नेट क्या होगा, तो भाई अपवर्ड स्टेट क्या होगी अपवर्ड कोण क्या हो जाएगा स्टेबल, डाउनवर्ड कोण क्या हो जाएगा अनस्टेबल -0.5, नहीं है क्या भाई, तो अपवर्ड कोण स्टेबल डाउनवर्ड कोण अनस्टेबल, इजंट इट। मेरे ख्याल से आपको पले पड़े नहीं भैया कि नहीं यार, आपको ये पले पड़ रहा है आपको ये, वेरी गुड। लेकिन भाई अब आपने ये गैप निकालना है, अब आपने ये गैप मालूम करना भाई गैप कितना हुआ, ये तुमको मालूम पड़ गया कि अपवर्ड कोण स्टेबल डाउनवर्ड कोण अनस्टेबल, लेकिन इस स्टेबल अनस्टेबल से ये एनर्जी गैप क्या बनेगा, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए आपको ये पता करना है कि इन दोनों का इंटरेक्शन है कितना, क्या समझो भाई, हमें क्या मालूम पड़ेगा इन दोनों का इंटरेक्शन है कितना, नहीं आ रहा आपको ये, अरे बोलो भाई, तो आपने क्या मालूम करना है मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड से भाई क्योंकि आपने इन दोनों स्टेट्स का गैप निकालना है, ठीक है बात। तो मैं आपको बताऊं मैग्नेट का जो इंटरेक्शन होगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से उसकी एनर्जी पता क्या होगी, एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन क्या होगी, अरे भाई एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन पता क्या होगी यहाँ पर म्यू जेड बी जेड भाई, ये एक तरह से एनर्जी है, अरे बोलो क्या भाई बस ये न्यूक्लियर स्पिन स्टेट की एनर्जी, क्या ये न्यूक्लियर स्पिन स्टेट की एनर्जी, बताओ क्या हमारे पास, इसको आप एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन बोलो या न्यूक्लियर स्पिन स्टेट की एनर्जी बोलो,
तो म्यू जेड कितना हमारे पास, क्या था म्यू जेड, तो मेरे पास क्या बताओ भाई, तो किसी भी स्पिन स्टेट की एनर्जी ई आई जेड, ई आई जेड, अरे भाई आई जेड का मतलब क्या है कि जेड में कंपोनेंट, समझे बात। तो हमारे पास ई आई जेड क्या आ गया, एक जैसे आप नहीं है, अगर आपने रोटेशनल ट्रांजिशन पढ़नी थी तो पहले आपके पास क्या होना चाहिए, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स को बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो सिमिलरली अगर आपने क्या बताना है, बताओ, न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स के बीच में एनर्जी गैप, तो पहले आपके पास क्या होना चाहिए भाई, न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स को बताने वाला, न्यूक्लियर स्पिन स्टेट की एनर्जी बताने वाला एक्सप्रेशन, ये आ गया हमारे पास ई आई जेड, ई आई जेड। बताओ क्या है हमारे पास, ये बोलो भाई, म्यू जेड क्या होता है, जी बीटा एन आई जेड, जी बीटा एन, और ये क्या होता है, बी जेड। भाई मैंने सिंपली म्यू जेड की वैल्यू पुट कर दी, जी बीटा आई जेड इंटू बी जेड। अब आप मुझे बताओ भाई कि अब आपने पता करना है इनका सिलेक्शन रूल, क्या, अब सिलेक्शन रूल क्या होता है पता है आपको, डेल्टा आई जेड क्या होता है यहाँ पर, प्लस माइनस वन, क्या होता है, प्लस माइनस वन होता है भाई, ठीक है। तो आप खुद कह रहे हो भाई, तो आप खुद ये कह रहे हो कि नीचे कौन है बताओ, नीचे कौन है बताओ, माइनस हाफ, ऊपर कौन है बताओ, तो मुझे ये गैप निकालना होगा, समझे बात, तो हमको ये गैप निकालना होगा ना। अब सिलेक्शन रूल क्या बोलता है, माइनस हाफ से कहाँ पहुँचना है, सॉरी प्लस हाफ से कहाँ पहुँचना है, तो एक का डिफरेंस है ना, तो आई जेड में कितना डिफरेंस, आई जेड में एक का डिफरेंस भाई। तो अब काम करो भाई, ये गैप आप कैसे निकालोगे, इस लेवल की एनर्जी किससे आती है, इससे, इस लेवल, अरे भाई चाहे ये लेवल हो चाहे ये लेवल हो, दोनों की एनर्जी किससे आती है, इससे आएगी भाई, नहीं आएगा आपको। तो एक भाई सिंपल सी बात है, आप एक काम करो, अब ये दोनों कितना डिफर है, अच्छा आप रोटेशनल ट्रांजिशन गैप कैसे निकाला करते, एक बारी रोटेशनल एनर्जीज को बताने वाले फॉर्मूले में जे इस्तेमाल कर लिया, एक बारी जे प्लस वन इस्तेमाल कर लिया। तो सिमिलरली भाई एक बारी आप यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर लो, बोलो भाई, आई जेड, एक बारी आई जेड प्लस वन, आपकी मर्जी भाई, नहीं आपको, एक बारी आई जेड, एक बारी आई जेड माइनस, भाई यहाँ पर नीचे कौन होता है, अगर इसको मैं क्या मानूँ आई जेड, इसको मैं क्या मानूँ आई जेड, अरे बोलो भाई मैं, तो इसमें डिफरेंस कितना है, तो इससे कैसे आता है, हाफ में से घटाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हायर एनर्जी वाली कौन सी होगी, आई जेड स्टेट हायर एनर्जी की होगी कि आई जेड माइनस वन हायर की होगी, बताओ इनमें से हायर एनर्जी वाली कौन सी होगी, ये प्लस हाफ आई जेड का, तो एक घटाया तो क्या गया मेरे पास माइनस हाफ, नहीं आएगा आपको। तो भाई तो हम क्या मान ले, एक बार आप यहाँ पर क्या पुट कर लो, तो ये क्या हमारे पास ई आई जेड है, ये मेरे पास क्या है, तो ई आई जेड माइनस वन क्या आ जाएगा बताओ भाई, एक बार आई जेड को किससे प्लेस कर दो, आई जेड माइनस वन से, तो जी बीटा एन आई जेड माइनस वन बी जेड आ गया ना भाई। तो ये तो क्या मेरे पास भाई, तो क्या आएगी ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी ग्राउंड न्यूक्लियर स्पिन स्टेट की एनर्जी क्या है, एक्साइटेड न्यूक्लियर स्पिन स्टेट की एनर्जी, ये तो क्या होगी प्लस हाफ की, किसकी होगी भाई, प्लस हाफ में और माइनस हाफ में कितना डिफरेंस होता है, आई जेड का एक का होता होगा। तो ये क्या है, अगर ये क्या है प्लस हाफ की एनर्जी क्या है माइनस हाफ की, गैप कैसे निकालोगे, इसमें से ये, तो हम क्या करेंगे ई आई जेड माइनस वन माइनस ई आई जेड, ये मेरे पास क्या जाएगा डेल्टा डेल्टा ई, क्या आएगा ये दो न्यूक्लियर स्पिन स्टेट के बीच का एनर्जी गैप, बताओ क्या आएगा। तो इसमें से आप ही माइनस करिए भाई, बताओ क्या, तो जी बीटा एन आई जेड माइनस वन बी जेड, बताओ भाई माइनस क्या आ गया, जी बीटा एन आई जेड
बी जेड। कॉमन क्या है, कॉमन क्या है इनमें, कॉमन क्या है भाई? अरे बोलो भाई, जी बीटा एन बी जेड कॉमन है, तो बताओ भाई। तो डेल्टा ई क्या आया हमारे पास? जी बीटा एन आई बी जेड ब्रैकेट में आई जेड -1 और माइनस आई जेड नहीं आया क्या? तो आई जेड गया भाई, आ गया ना? तो डेल्टा ई क्या है मेरे पास? माइनस जी बीटा एन बी जेड। लेकिन भाई क्या मैं नहीं आएगा माइनस आगे बेटे? आप बोलो रहे यहाँ पर आगे माइनस वन में आइए। मैंने हार में इसका घटाई है, लोअर एनर्जी नहीं। आई जेड -1 वाला कौन सा था? हार वाला कौन सा था? हार वाला प्लस वाला में घटा था। अरे इसको फर्क नहीं पड़ता वैसे, क्योंकि भाई आप किसी को मान के हमने इसका मोड करना है, क्योंकि एनर्जी गैप कभी नेगेटिव नहीं होता भाई। तो क्या करना है इसमें? तो मोड करो इसका। तो ये क्या है? दिस साइन इज इमेटीरियल। अरे बोलो भाई, तो इससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई। आप एक काम करो, आपसे क्या मान लो? ग्राउंड शीट कौन से मान लो? आई जेड -1 वाली, ऊपर वाली कौन से मान लो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। लास्ट में गैप आना है। गैप क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। अरे बोलो भाई, तो बताओ मेरे पास गैप क्या आया? तुम क्या बोलेंगे? तो हमको पहले तो मुझे ये मालूम कर लिया कि फील्ड में रखने पर अपवर्ड कोण क्या हो जाएंगे। भाई पहले हमने क्या मालूम कर लिया कि फील्ड में रखने पर अपवर्ड कोण क्या हो जाएंगे? स्टेबल। डाउनवर्ड कोण क्या हो जाएंगे? अनस्टेबल। प्लस हाफ स्टेबल माइनस हाफ। लेकिन अब हमको ये मालूम पड़ गया कि इनका जो गैप होएगा ये बताओ कितना आएगा ये गैप? बोलो भाई, कितना आएगा भाई? लेकिन आप बताओ, ये गैप जूल में है, ये गैप बताओ किस में है? लेकिन आप स्पेक्ट्रा में क्या जूल की बात करते हो कि फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर या वेवलेंथ की? तो यहाँ पर आप बात करो फ्रीक्वेंसी किसकी भाई? तो बताओ डेल्टा ई आया है, तो एच डेल्टा न्यू क्या? न्यू क्या है? अरे भाई क्या हो जाएगा? एच डेल्टा न्यू मतलब क्या है? कि दोनों के बीच का गैप फ्रीक्वेंसी स्केल भाई। तो बताओ क्या मेरे पास ये? तो भाई दो न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स के बीच का एनर्जी गैप क्या आ जाएगा? तो जी बीटा एन बी जेड ओवर एच। नाम तो सुना होगा भाई, isn't it? तो ये आ गया हमारे पास भाई। तो आ गया ना बस ये। तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई? मुझे ये पता लग गया कि ये जो हमारे पास प्लस माइनस हाफ होती हैं, तो यहाँ से आपको साफ पता लग रहा है भाई कि ये गैप किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक तो बीटा एन कांस्टेंट, एच कांस्टेंट। अब जी भी क्या होता है भाई? सभी मान लिया आप प्रोटॉन, आप क्या स्टडी कर रहे हो? प्रोटॉन्स को। तो सभी प्रोटॉन्स का जी क्या होता है? सेम। सभी का बीटा एन क्या होता है? सेम। एच सेम। तो ये किसके प्रोपोर्शनल है बताओ? और बी जेड की भी कौन सी पावर के? एक पावर के। यानी अगर फील्ड डबल हुआ तो अगर बी जेड 0 है, यहाँ पर 0 पुट करो, तो सेपरेशन क्या होगा? 0 भाई। दोनों स्टेट क्या होंगी? डिजनरेट। अब फील्ड बढ़ेगा तो सेपरेशन क्या बताओ भाई? इसे बताओ, क्या आपने पढ़ा नहीं क्या? तो हम क्या बोलेंगे? तो जैसे जैसे क्या होगा फिर? तो आप ही बताओ। तो हमारे पास साइलेंस, तो भाई हमारे पास दो न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स के बीच का एनर्जी गैप क्या है बताओ? जी बीटा एन बी जेड ओवर एच आया होगा, है ना? तो इसीलिए क्या होता है, जितना आप क्या करो फील्ड बढ़ाओगे उतना क्या होगा? सेपरेशन बढ़ेगा। फील्ड डबल, सेपरेशन डबल, प्लस हाफ माइनस हाफ। यानी कम फील्ड में गैप कम होगा, ज़्यादा में और ज़्यादा, ज़्यादा में और ज़्यादा, ज़्यादा में और ज़्यादा। ये आपको भाई अब समझिए बात, आप पढ़ते हो भाई कि फील्ड बढ़ाने पर न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स का गैप क्यों बढ़ता है? क्यों बढ़ता भाई? अरे बोलो, इसलिए बढ़ता है। नहीं आएगा आपको? तो भाई तो फील्ड बढ़ाने पर क्या होगा? न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स का गैप क्या होगा? लगातार बढ़ेगा।
नहीं आना आपको ये, पक्का पल्ले पड़ गया, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या गए, गैप आ गया। तो यहाँ से भाई, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स के गैप का फॉर्मूला, इजंट इट। तुम क्या बोलेंगे भाई कि कुछ एक तो क्या हो जाएंगे अपवर्ड कौन, तो अपवर्ड कौन क्या होंगे, स्टेबल, डाउनवर्ड कौन क्या होंगे, अनस्टेबल। यहाँ तक आपको बात पल्ले पड़ गई कि नहीं पल्ले पड़ी भाई। और आप ये गैप निकाल भी सकते हो भाई, बताओ कैसे। आप एक काम करो, आप यहाँ पर भाई 2.3 टेस्ला फील्ड इस्तेमाल कर लो, क्या 2.3 टेस्ला। अब हमको देखना भाई कि ये एनर्जी गैप पड़ता कहाँ पर है। अब हमने क्या पढ़ना है, ये एनर्जी गैप भाई कहाँ पड़ता है। तो सिंपल बात है, यहाँ पर क्या पुट करो, प्रोटॉन का जी, जिस भी न्यूक्लियस का आप एनर्जी गैप मालूम कर रहे हो। अगर आपने कार्बन 13 का गैप पढ़ना है तो ऐसे क्या पुट करो, कार्बन 13 का जी। तो अगर मान लिया एक साथ फील्ड लगाएं तो ज़्यादा जी, तो ज़्यादा क्या होगी भाई, स्प्लिटिंग। और भाई गिवन फील्ड पे ज़्यादा एनर्जी गैप को बनेगा ज़्यादा जी के साथ, इजंट इट। और अगर भाई जी सेम है, मान लिया सारे के सारे आप क्या स्टडी कर रहे हो, प्रोटॉन्स, तो जैसे जैसे फील्ड बढ़ेगा स्टेट सेपरेशन बढ़ेगा, नहीं है क्या आपको। तो मैं आपको बताऊं भाई, अगर आप यहाँ पर प्रोटॉन का जी पुट कर दो, बीटा एन पुट कर दो, एच पुट कर दो, और तकरीबन 2.3 टेस्ला फील्ड पुट कर दो। टेस्ला पता ना क्या होता है, टेस्ला भाई गाड़ी नहीं, टेस्ला भाई मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट भी होती है, पता होगा ना आपको भाई। और एक होती गोस, क्या, एक टेस्ला होता है 10,000 गोस, पता होगा ना आपको भाई, गोसा भाई एक इतना बड़ा तसला जिसमें 10,000 गोसे आ जाए। अबे आप उसका शायद कर लियो कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10,000 गोस। एक टेस्ला, एक इतना बड़ा तसला भाई जिसमें क्या आ जाए 10,000 गोसे। गोसे क्या होते हैं भाई गोसे होते हैं उपले, ठीक है। तो आप यहाँ पर काम करो भाई, आप यहाँ पर 2.3 टेस्ला पुट करो, ठीक है। बात पता क्या आएगा, तकरीबन 100 मेगाहर्ट्ज। बात है नहीं भाई, आप बातें करोगे भाई, ये टॉपिक पूरा होना है, देख लो आराम से पढ़ोगे भाई, जल्दी पूरा हो जाएगा। तो 100 मेगाहर्ट्ज क्या होता है, एनर्जी गैप, किन में, बोलो भाई। यानी अगर आप प्रोटॉन के ऊपर क्या लगाओ, 2.3 टेस्ला फील्ड, तकरीबन 2.25 तसले, बोलो भाई, नहीं मतलब आपको पहले पड़ी। तो 2.3 टेस्ला फील्ड लगाने पर प्रोटॉन की स्पिन स्टेट्स कितना सेपरेट होती हैं, 100 मेगाहर्ट्ज। और 100 मेगाहर्ट्ज कहाँ से पड़ता है बताइए भाई, बताइए 100 मेगाहर्ट्ज कहाँ से पड़ता है, रेडियो वेव्स में, क्या भाई। इसीलिए एनएमआर कहाँ लाई करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में। आ गया ना आपको ये, ठीक है। अब अच्छा काम करिए भाई, अब ये नोट कर लो एक बार आप कि स्टेट्स का सेपरेशन क्या है, इतना स्टेट्स का भाई सेपरेशन क्या हमारे पास ये आया है, नोट कर लिया। ये तस्वीर रखा आंखों में उतर गई भाई, ठीक है, ओके। फोटो तो, अरे भाई स्क्रीन शॉट ले लिया ना इसका, आंखों में भाई स्क्रीन शॉट ले लो, पता ना जैसे वो भाई नागिन होती थी वो, ठीक है, वो आंखों में भाई स्क्रीन शॉट आ जाया करता, इजंट इट। तो सिमिलरली भाई स्टूडेंट्स की आंखें भाई नाग की आंखों की तरह होनी चाहिए भाई, वो चीज़ों को पढ़ें और उनका भाई स्क्रीन शॉट लेके और दिमाग में सेव कर लें, ओके। हाँ शिवम क्या कर रहे हो ठीक है। अच्छा भाई अब बताओ, अच्छा याद हो गया आपको ये, अब बताओ क्या बात करो पहले भाई, थोड़ा लार्मर प्रिसिशन। अच्छा मैंने आपको ये बात बताई थी, हमने एक बात बोली थी भाई कि जब मैग्नेटिक फील्ड लगता है, साइलेंस भाई, बिना मैग्नेटिक फील्ड के, तो बिना मैग्नेटिक फील्ड के न्यूक्लियस सिर्फ क्या करता है, तो भाई स्पिन करता है। बिना मैग्नेटिक फील्ड के न्यूक्लियस क्या करता है, स्पिन करता है ना। लेकिन जैसे अपने क्या लगा मैग्नेटिक फील्ड, बोलो भाई, तो Z में इंटीग्रल लिया। अच्छा एक काम करो भाई, इससे पहले वाले केस में अगर हमारे पास क्या होता, नाइट्रोजन, एक बार और पढ़ लो भाई। इससे पहले वाले केस में रे जो इंटरेक्शन था हमारे पास, अगर मैं ये बोलता हूँ मेरे पास कौन होता, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की स्पिन क्या होती है, 1 होती है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, 1 × 1 + 1 का रूट कितना आएगा बताओ भाई,
√2 1.414 यूनिट भाई। तो ये 1.414 बताओ किससे आया है? n बराबर है 1 से आया होगा। तो z में क्या इफेक्ट अलाउड है? +1 0 या -1। तो +1 के लिए इसको कितने एंगल जाना पड़ेगा? +1 के लिए इसको कितने एंगल पे जाना पड़ेगा बताओ भाई? बहुत सिंपल है, AZ IZ बाई आई क्या है? cos थीटा ना भाई। तो IZ क्या हमारे पास भाई? IZ क्या हमारे पास? Z में इफेक्ट क्या होता है? I cos थीटा। अब I कितना है? 1.414। हमें चाहिए भाई, हमको इफेक्ट चाहिए कितना? 1। तो भाई यहाँ पर 1, यहाँ पर 1.414। क्या करिए? कोस इनवर्स। पता क्या आएगा? 45। यानी +1 इफेक्ट के लिए क्या चाहिए हमको? 45 डिग्री। नहीं समझे बात? अगर मुझे क्या चाहिए? 0 इफेक्ट भाई, क्योंकि 1.414 आया किससे है? 1 से। तो Z में इफेक्ट कौन से वैलिड है? +1 0 या -1। अगर 0 इफेक्ट चाहिए तो 0 पुट करियो। 0 बाई दिस कोस इनवर्स 90। 0 के लिए क्या? 90 और सिमिलरली -1 के लिए 135। अर्थात भाई कि प्रोटॉन जो था वो Z से कितने एंगल पे टिल्ट होकर स्पिन किया करता? बोलो भाई। 125.3 पे और 54.7 पे। लेकिन ये क्या करेगा? ये 45 पे, 0 पे, 135 पे, सॉरी 45 पे, 90 पे और 135 पे। यानी कि अगर इसका 1.414 वेक्टर 45 पे टिल्ट हो जाए तो Z में क्या इफेक्ट आ जाता है? 90 पे टिल्ट दे तो और 135 पे -1। और इनमें स्टेबल कौन सा बताओ? इनमें स्टेबल कौन सा होगा? इनमें कौन सा स्टेबल होएगा बताओ? -1 वाला क्या होगा स्टेबल? 0 वाला वही रहेगा और +1 वाला ऊपर हो जाएगा। नहीं आएगा आपको? खैर भैया बताओ एक बारी, लार्मर प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी क्या आपने भाई एनर्जी गैप चेक कर लिया कि दो स्पिन स्टेट्स के बीच में एनर्जी गैप क्या होता है? दो सक्सेसिव न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स के बीच में एनर्जी गैप ये होता होगा ना? ये ध्यान रखो इसको भाई। अब बताओ लार्मर प्रिसिशन क्या थी? कि मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर जो प्रोटॉन है, स्पिनिंग प्रोटॉन है, वो टिल्ट तो होता ही होता है और स्पिन तो करता रहेगा, लेकिन स्पिनिंग के साथ साथ क्या करता बताओ वो? बोलो भाई। प्रिसिशन, ये वाला और ये वाला। तो जो 125.3 जो 54.7 पे टिल्ट हो रखे वो तो ऐसे प्रिसिशन अपवर्ड कौन, और 125.3 वाले भाई ऐसे, और इनकी स्पीड सेम होती है। अगर ये क्या मान लिया 20 करोड़ प्रिसिशन पर सेकंड, ये भी क्या 20 करोड़ प्रिसिशन, तो आप कहोगे फिर भाई अगर इनकी प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी क्या है? तो अरे भाई तो आपने अब क्या निकालना भाई कि इनकी प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी आपने मालूम करनी है। नहीं है क्या आपको? भाई आप खुद कह रहे हो कि अपवर्ड कौन होगा? अरे भाई जो न्यूक्लियस 54.7 पे टिल्ट होके स्पिन कर रहा है, क्या वो प्रिसिशनल मोशन भी शो कर रहा होगा ना? कि नहीं भाई? तो अगर प्रिसिशनल मोशन है तो मान लिया यहाँ पर मान लिया भैया आपने एक ग्रीन कागज चिपका रखा है, तो 1 सेकंड में ये ग्रीन कागज कितने चक्कर काट जाता है? वो क्या है इसकी प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी। आपने ये मालूम करनी भाई। नहीं है क्या आपको? तो भाई मैं आपको बताऊं, लेकिन इससे पहले आप बताओ क्या निकालो भाई? अरे भाई ये बताओ, मान लिया ये कोई न्यूक्लियस है, कोई न्यूक्लियस यहाँ पर ऐसे स्पिन कर रहा है बिना मैग्नेटिक फील्ड के। नहीं है क्या आपको? अरे बोलो भाई। अब मैग्नेटिक फील्ड लगाया, टिल्ट हो गया, बताओ क्या ये साथ में प्रिसिशनल मोशन। जैसे नहीं भाई किसी में अगर कोई भाई अरे आपने कोई ये अरे भूत प्रेत वगैरह जाते हैं, ऐसा बोलते नहीं है, तो ऐसे वो सर घुमाते हैं भाई, ऐसा ठीक ऐसे चारों तरफ ऐसे, इस वो क्या है प्रिसिशनल मोशन है। नहीं है क्या आपको? और भाई अगर कोई मान लिया कोई भूतनी अगर उल्टी लटक जाए छत से, नहीं समझे बात भाई? अरे छत से क्या जब उल्टी लटक जाए और फिर क्या करे वैसे, अरे भाई ऐसे घूमे उल्टी, मतलब उसके पैर छत से चिपके रहे हैं भाई। नहीं है आपको भाई? अरे बोलो भाई अगर वो बिल्कुल ऐसे खड़े हो गए भाई, वो भूतनी है ठीक है, और वो ऐसे घूमती है, तो वो तो बताओ क्या है? अपवर्ड प्रिसिशनल कौन बन जाएगा? और वो भाई छत से लटक के, नहीं आपको? और भाई ऐसे वो भाई इसके अलोंग घूमती है ऐसे, नहीं आपको भाई? तो उसके बाल ऐसे इसके अलोंग, नहीं आपको? अरे बोलो भाई। तो डाउनवर्ड प्रिसिशन कौन? तो आपने देखना भाई कि अगर मान लिया तो भाई अगर न्यूक्लियस ऐसे टिल्ट होके स्पिन करते करते प्रिसिशन मोशन शो करता है, तो 1 सेकंड में कितनी बार ये पॉइंट घूम जाएगा?
उसको हम क्या बोलेंगे, इसकी प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी। और इसके भाई घूमने की एक वेलोसिटी भी तो होगी भाई, इसके ऐसे घूमने की क्या होगी एक वेलो, उसे हम क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस मोशन। नहीं है क्या आपको भाई? तो जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, तो मैं आपको बताऊं भाई प्रिसिशनल मोशन में जो क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी। अरे भाई जो ये हरा पॉइंट, अरे भाई जो ये वेक्टर टिल्ट हो रखा है और क्या कैसे घूम रहा है, तो इसका ये घूमने की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इसका बताओ फॉर्मूला क्या होता है, ये बताओ भाई किसके ऊपर डिपेंड करती है, बताओ भाई, ये बताओ भाई। ये डिपेंड करती है तो मैग्नेटिक मोमेंट पे, मैग्नेटिक, ये भाई डिपेंड करती है तो किस पे, मैग्नेटिक मोमेंट पे। और इनवर्सली क्या होती है, एंगुलर मोमेंटम के आई के। तुम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट का तो क्या है ये डायरेक्टली, एंगुलर मोमेंटम क्या होती है इनवर्सली। और फील्ड के भी क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज भाई। क्या, यानी कि जब आप फील्ड लगाते हो तो क्या होता है, बोलो भाई। तो कोई न्यूक्लियाई भाई, कोई न्यूक्लियाई प्रिसिशन मोशन टिल्ट होके स्पिन करते करते आराम से, प्रिसिशन मोशन भाई आराम से घूमेगा या भाई फास्ट घूमेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आई पे, म्यू पे और बी पे। तो अगर आप फील्ड पे डालोगे तो भाई क्या होगा, ये अरे भाई ये फिर की ये प्रिसिशनल मोशन क्या हो जाएगी, फास्ट। नहीं है क्या आपको? तो स्लो फील्ड पे क्या होता है, हल्की मात्रा आएगी भाई, नहीं आपको? और स्ट्रॉन्गर फील्ड पे ज्यादा, नहीं है क्या आपको? तो सिमिलरली भाई, तो म्यू के डायरेक्टली, आई के इनवर्सली और बी जेड के डायरेक्टली, ठीक है। तो अब आप ये बताओ मुझे कि म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू की वैल्यू क्या होती है, जी बीटा एन आई। भाई म्यू की वैल्यू क्या होती है, नहीं पहले तो आई क्या होता है, आई क्या होता है, आई जी, अरे भाई आई क्या होता है, आई इंटू आई प्लस 1, आई इंटू आई प्लस 1, और क्या है हमारे पास, अरे बोलो भाई क्या आएगा, एच अपॉन 2 पाई, और रूट आएगा ना यहाँ पर। अब बताओ म्यू क्या आएगा हमारे पास, म्यू क्या आएगा, म्यू बताओ। तो जी बीटा एन और आई इंटू, अरे भाई आई इंटू, अरे भाई रूट आई इंटू 1, और एच अपॉन 2 पाई ना लिखिए उसके साथ, क्यों? क्योंकि वो कहाँ रखा ऑलरेडी भाई, ऊपर वाले का जो क्या है ये एच अपॉन 2 कहाँ होता है जी के अंदर, बताओ ना आपको। तो अब बताओ भाई, तो इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। तो मेरे पास भाई एंगुलर वेलोसिटी का ही, तो प्रिसिशनल मोशन की, तो भाई प्रिसिशनल मोशन की एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास बताओ क्या ही है, बोलो भाई। तो जी बीटा एन बी जेड बाई, बोलो भाई एच, और ये क्या हमारे पास एच अपॉन 2 पाई होगा ना भाई, क्या हो गया, नहीं 2 पाई कहाँ, ऊपर तो 2 पाई था ही नहीं क्या। अब बताओ ये 2 पाई कहाँ पहुंच जाएगा, अरे भाई 2 पाई कहाँ पहुंच जाएगा, क्या अरे 2 पाई कहाँ पहुंच जाएगा ना। लेकिन आप मुझे बताओ अब ओमेगा क्या होता है, कम हो रहा, ओमेगा बताओ क्या होता है, 2 पाई न्यू, ओमेगा भाई क्या होता है भाई, 2 पाई कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया ना 2 पाई, नहीं है। अब बताओ ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी से फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है, 2 पाई न्यू। तो 2 पाई कहाँ चला गया, यहाँ से क्या कैंसिल। तो मेरे पास प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, तो लार्मर प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई, कमाल की बात देखो यहाँ पर क्या ही है, जी बीटा एन बी जेड ओवर एच। तो सबसे कमाल भाई बताओ यहाँ पर क्या है भाई, तो न्यू लार्मर फ्रीक्वेंसी क्या ही बताओ, जी बीटा एन बी जेड ओवर एच। आपको भाई कोई खास पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है नहीं, जितना क्या है एनर्जी गैप, जितना क्या है एनर्जी, यानी कि जितना प्लस हाफ और माइनस हाफ स्टेट में क्या है एनर्जी गैप, एग्जैक्टली उतनी ही क्या है लार्मर फ्रीक्वेंसी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर जितना प्लस हाफ और माइनस हाफ स्टेट में होता है सेपरेशन होता है, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होता है, बोलो भाई। यानी अगर भाई गैप क्या है,
60 मेगाहर्ट्ज का, तो ये जो क्या है हमारे पास न्यूक्लियर प्लस हाफ में, ये भी क्या है 60 मेगाहर्ट्ज से, क्या भाई 60 मेगाहर्ट्ज मतलब 6 करोड़, क्या भाई, अरे भाई 6 करोड़ हर्ट्ज से 6 करोड़ रोटेशन, सॉरी 6 करोड़ रिवॉल्यूशन इसकी, इस अरे इस पॉइंट की रिवॉल्यूशन 6 करोड़ रिवॉल्यूशन साइड और 6 करोड़ साइड में। कई बच्चे सोचते हैं कि बीटा स्टेट में क्या होगा भाई, एनर्जी ज़्यादा है तो रिवॉल्यूशन क्या होंगे ज़्यादा ना, याद रखियो भाई। अपवर्ड कौन भी क्या है, अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर गैप कितना बना है 60 मेगाहर्ट्ज, तो प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी 60 मेगाहर्ट्ज, मतलब ये भी 60 मेगाहर्ट्ज है और ये भी 60 मेगाहर्ट्ज है भाई, दोनों में क्या है हमारे पास 60 मेगाहर्ट्ज हो गए, सॉरी दोनों में। फिर आपको फिर ये एनर्जी हाई कैसे है, अगर इसकी प्रिसिजन फ्रीक्वेंसी क्या वही है जो इसकी है, अरे भाई ये प्रिसिजन फ्रीक्वेंसी क्या है ऊपर की तरफ टिल्ट होके रिपल्सिव स्टेट में, और ये 60 करोड़ क्या है, सॉरी ये क्या 60 करोड़ भाई रिपल्सिव स्टेट में, और ये 60 करोड़ क्या है अट्रैक्शन स्टेट में भाई, नहीं है क्या आपको। तो इससे क्या होता है एनर्जी गैप आता है न कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से। ध्यान रखियो अल्फा स्टेट में क्या होती है नेगेटिव नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, बोलो भाई, और बीटा में क्या होता है सेम होता है बिल्कुल, अल्फा में और बीटा में प्रिसिजन फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा भाई। अब आपको ये इंपॉर्टेंट क्यों भाई, इंपॉर्टेंट इसलिए है आप क्योंकि भाई अगर आप मानो मान लिया, आप मानो भाई मान लिया एक चक्की ऐसे घूम रही है, मैं आप क्या मानो भाई एक चक्की ऐसे घूम, अरे भाई एक व्हील है ऐसे घूम रहा है, ठीक है बात, और उस व्हील के ऊपर भाई एक बूंदी रखी है, क्या रखी है उसके ऊपर एक भाई बूंदी रखी है, ठीक है, तो आप उस बूंदी को यहां से भाई नहीं उठा सकते, इजंट इट, क्योंकि भाई वो व्हील बहुत स्पीड से घूम रहा है, नहीं है क्या आपको, अरे बोलो भाई, नहीं है आपको ये। लेकिन आप अपने हाथ को अगर ऐसे घुमाओ बिल्कुल, यानी जिस रफ्तार से व्हील घूम रहा है अगर उसी रफ्तार से भाई आप अपने हाथ को ऊपर ऐसे घुमाने लग जाओ भाई, बोलो भाई, तो क्या आपका हाथ और भाई वो जो बूंदी है उनमें रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगी जीरो, तो आपके हाथ के लिए वो बूंदी क्या हो जाएगी अब आप, अरे भाई आपके लिए तो व्हील घूम रहा है लेकिन आपके हाथ के लिए व्हील नहीं घूम रहा, तो आप उसको आसानी से वहां से उठा सकते हो, नहीं समझे। तो मैं सब क्या कर रहा हूँ कि एनर्जी ट्रांसफर कब होता है, तो उस व्हील से हमारे हाथ तक बूंदी कैसे आई है, जब हमारे हाथ के घूमने की फ्रीक्वेंसी और व्हील के घूमने की फ्रीक्वेंसी क्या होगी मैच करगी, तो भाई क्या होगा बूंदी का ट्रांसफर हो गया ना। या फिर आप इसको ऐसे मान लो भाई, या फिर आप इसको ऐसे मान लो, बात नहीं भाई, ये मानो कि भाई एक पहिया घूम रहा है उसके ऊपर एक मखाना रखा है भाई, मखाना बताओ ना आपको भाई, एक पहिया घूम रहा है भाई उसके ऊपर क्या रखा है एक मखाना रखा है भाई, और पहिया घूम रहा है मानो 50 मानो भाई 60 रोटेशन पर सेकंड, क्या भाई 60 रोटेशन पर सेकंड से घूम रहा है भाई, ओके। तो एक पक्षी है भाई वो उस मखाने को नहीं उठा सकता क्योंकि भाई, लेकिन अगर वो पक्षी भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है, हाइपोथेटिकली मान लो, लेकिन अगर वो पक्षी तो क्या हो उसको मखाना नजर भी नहीं आएगा भाई क्यों बहुत स्पीड से घूम रहा है व्हील, लेकिन अगर वो पक्षी क्या करे वो उस व्हील के ऊपर ऊपर घूमने लग जाए भाई, और वो पक्षी भी कैसे घूमने लग जाए, वो परिंदा भी कैसे घूमने लग जाए 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो उसको पता क्या नजर आएगा कि मखाना ये रखा बिल्कुल भाई, उसको मखाना घूमता हुआ नजर नहीं आएगा, तो उसको आसानी से भाई उठा लेगा ना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों भाई, इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है यानी कि जो फ्रीक्वेंसी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर, यानी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर जिस फ्रीक्वेंसी से क्या होता है ऐसे घूमता भाई ये भाई, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर जिस फ्रीक्वेंसी से ये गिरमोली खाता है, नहीं है आपको भाई, ये उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट से क्या कर सकता है इंटरेक्ट भाई। लाइट में क्या होते हैं ओसिलेट, अगर लाइट के फील्ड की ओसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, अगर लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अगर भाई रेडिएशन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की, हालांकि यहाँ पर होते क्या हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट, क्या होता है यहाँ पर क्या भाई रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट, तो अगर उसी फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, अरे भाई अगर हमारे पास इसी फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर हमारे पास सेम रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट आए तो भाई, तो अरे भाई क्योंकि हमने एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए जिस फ्रीक्वेंसी से कौन घूम रहा है न्यूक्लियस,
उसी फ्रीक्वेंसी की आपने कैसे करनी पड़ेगी, रेडिएशन। जिस फ्रीक्वेंसी, अब एक्चुअल में होता क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट, जिस फ्रीक्वेंसी से कौन घूम रहा है भाई, प्रोटॉन भाई, जिस फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहा है, प्रिसिशन मोशन शो कर रहा है, वो उसी फ्रीक्वेंसी के साथ इंटरेक्ट कर सकता है और किसी फ्रीक्वेंसी के साथ वो इंटरेक्ट नहीं कर सकता। इजंट इट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों भाई, मान लिया अगर ये दोनों एक्सप्रेशन अलग आते, फर्ज करो भाई ये दोनों एक्सप्रेशन कहते भाई अलग आते, मान लिया यहां पर एक 2 आ जाता, मान लो, आप क्या मान लो भाई, यहां पर क्या था एक 2, तो दिक्कत क्या है, आपने यहां पर फील्ड लगाया, आपने यहां पर फील्ड लगाया, तो यहां पर तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 100 मेगाहर्ट्ज की, कितनी आएगी भाई, लेकिन यहां पर भाई गैप कितना आएगा, 200 मेगाहर्ट्ज। अगर ये दोनों एक्सप्रेशन सेम ना आते तो दिक्कत थी भाई, बताओ क्या दिक्कत थी, यहां क्या था, एक फील्ड रखने पर 100 मेगाहर्ट्ज, लेकिन गैप कितना था, 200 मेगाहर्ट्ज। बोलो भाई, अब जो ये घूमते हुए जो न्यूक्लियाई है, अरे भाई जैसे ये प्रिसिशनल मोशन में जो कौन है, न्यूक्लियाई, ये इंटरेक्ट सिर्फ किससे कर सकते हैं, जो इनकी प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी है, नहीं समझे बात, लेकिन उसे इंटरेक्ट करते नहीं, क्यों भाई, क्योंकि सिर्फ इंटरेक्शन जरूरी नहीं है, यहाँ पर क्लासिकल वर्ल्ड है, यहाँ पर क्या क्वांटम मैकेनिकल वर्ल्ड, अगर भाई यहाँ पर कोई एनर्जी लेके कोई पार्टिकल ऊपर नहीं पहुंच सकता, ऊपर कोई स्टेट आई नहीं है क्या आपको, कोई आपको ये बोल दे, कोई किसी बिल्डिंग में मान लिया भाई 20 मंजिल है, कोई क्या बोल दे आपको भाई, किसी बिल्डिंग में क्या भाई 20 मंजिल, वही बोले भाई कि भाई एक लिफ्ट लगा दी हमने 30वीं मंजिल तक, तो 30वीं मंजिल पे रहने लग जा, क्या पॉसिबल है, वो लिफ्ट तो कहाँ पहुँच रही है, 30वीं मंजिल तक, अरे भाई बिल्डिंग से ऊपर पहुँच गई, लेकिन 30वीं मंजिल नहीं है, तो क्या आप वहाँ पर रह सकते हो क्या, वो बोलेगा भाई लिफ्ट जाने लग रही 30वीं मंजिल पे, पहुँच 30वीं मंजिल पे, क्या पहुँच सकते हो क्या, यहाँ पर 30वीं मंजिल है ही नहीं, 20 मंजिल बिल्डिंग में लिफ्ट कहाँ तक पहुँच रही है, अरे हाँ मैं सिर्फ लिफ्ट नहीं आ गया आपको, अरे बोलो भाई, तो सिमिलरली आप ये कह रहे हो, आप ये कह रहे हो भाई, अब इसकी प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी क्या है, 100 मेगाहर्ट्ज, आप कह रहे हो ले 100 मेगाहर्ट्ज, न्यूक्लियस क्या बोलेगा 100 मेगाहर्ट्ज लेके जाऊँ कहाँ, बोलो भाई 100 मेगाहर्ट्ज ऊपर कोई है तो है नहीं स्टेट, तो भाई 100 मेगाहर्ट्ज एब्जॉर्ब करके ऊपर स्टेट कहाँ बैठी ऊपर 200 मेगाहर्ट्ज पे, नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो क्या बोलेगा कि 200 मेगाहर्ट्ज की रेडिएशन फिर लेंगे, हम ले 200 मेगाहर्ट्ज की रेडिएशन, ये क्या बोलेगा इससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, अगर भाई ये 100 मेगाहर्ट्ज और ये कितने 200 मेगाहर्ट्ज है, तो 100 मेगाहर्ट्ज से ये इंटरेक्ट कर सकता है, लेकिन इंटरेक्ट करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि 100 मेगाहर्ट्ज के रेडिएशन से इंटरेक्ट करके ये एनर्जी में कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाए वहां पर कोई स्टेट तो हो, 100 मेगाहर्ट्ज ऊपर स्टेट ना कोई, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, वैसा ही है जैसे हम ये बोलते हैं कि +2 से +5 में पहुंच जाता है, अगर +5 एग्जिस्ट करती हो तो, लेकिन +5 से +9 में ना पहुंचे, अगर +9 है ही नहीं भाई, तो उसमें पहुंचेगा भी नहीं वो, नहीं है क्या आपको, नहीं आना आपको समझ में, फिर आप कहोगे कोई बात नहीं, अगर गैप कितना 200 मेगाहर्ट्ज, तो ये ले 200 मेगाहर्ट्ज का रेडिएशन, न्यूक्लियस क्या बोलेगा कि मेरी फ्रीक्वेंसी तो क्या है 100 मेगाहर्ट्ज, मैं इंटरेक्ट किससे कर सकता हूं, तो अगर इसको हमने 100 मेगाहर्ट्ज रेडिएशन दी तो उससे ये इंटरेक्ट कर सकता है, लेकिन इंटरेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि इंटरेक्ट करके जाएगा कहां, कोई स्टेट तो है ही नहीं भाई, नहीं समझे बात, हम कहें स्टेट 200 पे है, हम कहेंगे ले 200 मेगाहर्ट्ज रेडिएशन, क्या बोलेगा इससे इंटरेक्ट न्यूक्लियस से कर नहीं सकता भाई, तो ये मैच करना बहुत जरूरी है भाई, नहीं है क्या आपको कि नॉर्मल प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी और एनर्जी गैप करना चाहिए सेम, ताकि जिससे ये इंटरेक्ट करे उसको एब्जॉर्ब करने के बाद उसी एनर्जी हाइट पे, उसी एनर्जी हायर लेवल पे कोई स्टेट भी एग्जिस्ट करती हो, ताकि वहां जाके पहुंच के आराम से बैठ जाए, नहीं बात आपको पहले पड़ी, कोई आपको बोले बिल्डिंग में भाई 10वीं मंजिल पे जाओ भाई, लिफ्ट तो 10वीं मंजिल होनी तो चाहिए कम से कम, नहीं आपको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए, और ये मैच करके आ नहीं आपको, ये ना बताओ, नहीं आया,
ओके, अब बताओ अब क्या है, पॉपुलेशन ऑफ NMR स्पिन स्टेट्स। अब क्या भाई, अरे तो भैया टॉपिक खत्म होना है क्या बेटा? नहीं, टाइम कहाँ हुआ है, बेवकूफ़ बना रहे मुझे भाई। ठीक है ना, बातें नहीं। अच्छा बताओ भाई, फिर आपको ये जाते कहाँ हैं, तो ध्यान रखियो भाई, यानी कि अगर ये कितना है 100 मेगाहर्ट्ज़, भी क्या 100 मेगाहर्ट्ज़, इसका मतलब क्या है, ये मैं सोचियो कि भाई उसकी फ्रीक्वेंसी फास्ट हो जाएगी। मतलब क्या है, कोई 100 मेगाहर्ट्ज़ पैसे है, बोलो भाई, तो 100 मेगाहर्ट्ज़ का रेडिएशन उसको एब्जॉर्ब करके इसकी प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी 100 मेगाहर्ट्ज़ की, लेकिन क्या हो जाएगी ये, सॉरी यार, कोई ऐसे 100 मेगाहर्ट्ज़ को स्टेबल है। तो देखो भैया, अब अल्फा से बीटा स्टेट में जाने का मीनिंग क्या होता है, कोई पार्टिकल कहीं ऊपर नहीं पहुंचता। इसका मतलब क्या है कि पहले कोई मान ले 100 मेगाहर्ट्ज़ से क्या है ऐसे एग्जिस्ट करता है अपवर्ड कौन, बोलो भाई। अब 100 मेगाहर्ट्ज़ का रेडिएशन उससे इंटरेक्ट किया, एनर्जी ट्रांसफर हुआ, और ये क्या हो गया 100 मेगाहर्ट्ज़। अभी भी 100 मेगाहर्ट्ज़, अभी भी 100 मेगाहर्ट्ज़, लेकिन इस 100 मेगाहर्ट्ज़ की एनर्जी क्या है ज़्यादा, इस 100 मेगाहर्ट्ज़ की एनर्जी क्या है कम है। नहीं आएगा आपको भाई? ओके, वेरी गुड। तो समझ गए ना बात कि इसकी स्टेट क्या हो जाएगी, फिर फ्लिप हो जाएगा, अपवर्ड कौन कहाँ बदल जाएगा, डाउनवर्ड कौन में। नहीं है ना आपको? ओके, अब बताओ भाई, अब आप बताओ पॉपुलेशन ऑफ NMR स्पिन स्टेट्स, कि भाई इनकी पॉपुलेशन कैसे बिहेव करती है। अब आप खुद कह रहे हो भाई कि दोनों स्टेट का गैप कितना होगा, साइलेंस भैया बताओ। अब आप मुझे बताओ कि दोनों स्टेट्स का गैप कितना होता है। ये अल्फा प्लस हाफ, ये क्या बताओ बीटा माइनस हाफ, ये गैप 2.3 टेस्ला पे, ये गैप कितना होगा प्रोटॉन के लिए 100 मेगाहर्ट्ज़। तो अगर मुझे ये पता करना हो कि इन दोनों में पॉपुलेशन कितनी होती है, इसमें और इसमें, तो क्या किया जाए, बोलो भाई। अगर मुझे पता करना है कि यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है इसके मुकाबले, बताओ क्या किया जाए। आप इस 100 मेगाहर्ट्ज़ से क्या बना के जूल, अरे भाई क्या बना के, तो एन अपर बाई, अरे भैया तो क्या एन बीटा, ये क्या एन अल्फा, क्या रखो बताओ भाई, ई की पावर माइनस डेल्टा ई बाई के टी। नहीं आएगा आपको? अरे बोलो भाई, नहीं आना आपको समझे? तो आप एक काम करो, आप इस 100 मेगाहर्ट्ज़ से क्या बना के जूल कहाँ पुट कर दो, यहाँ पर, और के पुट कर दो, और क्या पुट कर दो भाई, टेम्परेचर कौन सा बताओ। आप यहाँ पर सिंपली क्या पुट कर दें, रूम टेम्परेचर, तकरीबन 300 केल्विन तकरीबन भाई। तो पता है रेशियो क्या आएगा हमारे पास, तो हमारे पास एन बीटा बाई एन अल्फा का बताओ रेशियो क्या आएगा हमारे पास, बताओ। ये आएगा 0.99999। बोलो भाई, नहीं आएगा आपको? बोलो भाई, 1 2 3 4 5 6, अरे भैया आएगा, तो 0.9999 नहीं है ना आपको ये? अरे बोलो भाई, ये रेशियो आएगा हमारे पास। इसका मतलब क्या है, यानी यहाँ पर भाई रिलेटिव पॉपुलेशन बहुत ही क्या होती है, बहुत कम होती है। अरे बहुत कम नहीं भाई, रिलेटिव पॉपुलेशन क्या है, ऑलमोस्ट क्या होती है ग्राउंड स्टेट के बराबर। यानी यहाँ तो यहाँ पर भाई पॉपुलेशन एक्सेस यहाँ पर क्या होती है, बहुत कम। कैसे? अब अगर मैं ये कहूँ, अगर एन अल्फा क्या है 10,000, अगर एन अल्फा क्या है 10,000 इंटू दिस क्या आएगा 9,99,990। भाई हमारे पास क्या आएगा, अरे भाई आप यहाँ पर क्या लगाओ 10 जीरो, 10 पॉइंट इसको शिफ्ट करो, 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब क्या, अगर एन अल्फा कितना है 10 लाख, तो एन बीटा क्या आएगा मेरे पास 9,99,990। यानी कि अगर ग्राउंड स्टेट में क्या सिर्फ 10 पार्टिकल, तो एक्साइटेड सिर्फ कितने हैं 10 कम है। नहीं है क्या आपको? तो इसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सेस। क्या बोलते हैं इसको भाई? तो भाई यहाँ पर NMR में सिग्नल बहुत वीक आते हैं। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल्स क्या है बहुत भाई, ऑल एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड स्टेट के मुकाबले पार्टिकल्स कम तो होते हैं, लेकिन ज़्यादा कम ऑलमोस्ट बराबर से होते हैं। तो और आपको पता है एक्स्ट्रा पार्टिकल ही क्या करेंगे, ऊपर पहुंचेंगे भाई एब्जॉर्ब करके, रेडिएशन एब्जॉर्ब करके एक्स्ट्रा पार्टिकल्स कहाँ पहुंच जाएंगे, नीचे से ऊपर भाई। लेकिन यहाँ पर मान लिया क्या है 10 लाख, और यहाँ कितने मान लिया, अरे भाई यहाँ कितने मान लिया 10 लाख, यहाँ कितने मान लिया 9,99,990।
990 भाई। तो यहाँ पर 5 पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गए तो क्या आ जाएगा, सैचुरेशन क्या आ जाएगा भाई, और सिग्नल खत्म हो जाएगा। तो क्या करना पड़ता बताओ भाई, अरे भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको बताऊँ ये रेडिएशन का पढ़ना भाई, ये इसको यहाँ से यहाँ पहुँच सकता है और भाई इसको यहाँ से यहाँ भी पहुँचा सकता है। तो एक बात तुमने एक बात देखी कि अल्फा स्टेट में पार्टिकल्स क्या होते हैं ज़्यादा, बीटा स्टेट पार्टिकल क्या थोड़े कम। आप कहोगे भाई अगर हम भाई बार मैग्नेट सस्पेंड करें, आप बताओ भाई, आप मुझे बताओ, आप ये कहोगे भाई कि बीटा वाला अनस्टेबल है, आप कह रहे हो रिपल्सिव मैग्नेट क्या है भाई, आप यहाँ पर क्या आर्गुमेंट लगा सकते हो कि बीटा वाला मैग्नेट क्या है, रिपल्शन में है ना, अल्फा वाला मैग्नेट क्या है अट्रैक्शन में। तो सारे अट्रैक्शन में क्यों नहीं आते, सारे भाई कुछ एक रिपल्शन में क्यों पहुंचते हो भाई, कुछ एक आप छोड़ो भाई, 9,99,990 माइक्रोमैग्नेट क्या है रिपल्शन में और 10 लाख क्या है अट्रैक्शन में। अगर आप एक कमरे के अंदर 10 लाख बार मैग्नेट क्या करो तो टोटल क्या है 19,99,990। तो पे काम करो, आप धरती के ऊपर 19,99,990 क्या लगाओ माइक्रोमैग्नेट। वो सारे कहाँ पर आएंगे अल्फा में भाई, सारे क्या होंगे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से क्या होंगे अट्रैक्शन में जाएंगे। अरे भाई इस रूम के अंदर, इस हॉल के अंदर अगर हम क्या करें बताओ भाई, बताओ हम यहाँ पर कितने ही बार मैग्नेट क्या करें सस्पेंड, सारे क्या होंगे मैग्नेट। अरे भाई मान लिया नहीं आएगा आपको सुनना भाई, आप जनरली जितने माइक्रोमैग्नेट लगाते आप जनरली बार मैग्नेट सस्पेंड करो, ये मानो धरती पे जितने भी क्या पेड़ हैं आप सबसे क्या लटका दो एक बार मैग्नेट, सारे के सारे क्या होंगे सेम दिशा में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्शन में जाएंगे। पता होगा ना आपको भाई वहाँ रिपल्शन में क्यों जाते भाई, क्योंकि बार मैग्नेट बड़े मैग्नेट होते हैं, नहीं होता आपको पहले बड़ी, तो उनकी अल्फा और बीटा स्टेट में एनर्जी गैप क्या होता बहुत ज़्यादा भाई। अगर आपको पता है क्योंकि जो यार है भाई नहीं है ना आपको समझ में, उनकी अल्फा बीटा स्टेट में एनर्जी गैप क्या होता बहुत ज़्यादा होता है भाई, इजंट इट। अगर गैप बहुत ज़्यादा है तो अगर ये गैप बहुत ज़्यादा हुआ तो डेल्टा ई क्या है ऑलमोस्ट इनफाइनाइट। तो यहाँ पर पॉपुलेशन क्या होती है ऑलमोस्ट जीरो। बात आपको पहले पढ़ रही है मैं, आप सोच सकते हो कि जब अपवर्ड मैग्नेट क्या बनाता है, जब प्लस हाफ वाले क्या बनाते हैं अट्रैक्शन और माइनस हाफ वाले रिपल्शन, तो माइनस हाफ में जाते ही क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी गैप बहुत कम है। तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इसको भैया आप कहाँ पढ़ते हो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में, नहीं समझे बात भाई। अरे बोलो अगर ये गैप अगर ये गैप क्या होता बहुत ज़्यादा हो जाए तो अरे भाई टेम्परेचर बहुत कम हो जाए या भाई गैप बहुत क्या है ज़्यादा, अरे भाई आपने डेल्टा क्या पुट कर दिया इनफाइनाइट, क्योंकि बड़े मैग्नेट को, क्योंकि छोटे मैग्नेट को अट्रैक्शन से रिपेल करने में, रिपल्शन की स्टेट में लेकर आने में कम एफर्ट लगता है। तो इसका मतलब क्या है उसकी अल्फा बीटा स्टेट क्या एनर्जी में क्या है कम सेपरेट। एक बड़े बार मैग्नेट की अल्फा बीटा स्टेट क्या होंगी एनर्जी कम में बहुत ऑलमोस्ट क्या होती है इनफाइनाइट, नहीं समझे बात। तो भाई डेल्टा या ऑलमोस्ट क्या पुट करने में इनफाइनाइट, एन बीटा क्या आएगा जीरो। इसीलिए बड़े बार मैग्नेट सस्पेंड करने पर सारे कहाँ जाते हैं अट्रैक्शन में, लेकिन छोटे बार मैग्नेट वही माइक्रो मैग्नेट्स वो कहाँ जाते हैं कुछ एक बीटा में भी। नहीं आएगा आपको। अब आप मुझे बताओ भाई, तो लेकिन आप बताओ अगर हम ये गैप बढ़ाएंगे तो बताओ क्या होगा, तो ये पॉपुलेशन एक्सेस क्या होगी बढ़ेगी ना। अरे अगर आप क्या करोगे गैप बढ़ाओगे तो ये, तो अगर एक तो मैं क्या करूँ बताओ भाई 2.3 टेस्ला का फील्ड यूज करूँ क्या, एक तो मैं 2.3 टेस्ला का फील्ड यूज करूँ, या बताओ फिर क्या मैं भाई 5 टेस्ला का। तो मैंने फील्ड बढ़ाया तो स्टेट सेपरेशन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ना भैया। आपने फील्ड बढ़ाया तो स्टेट सेपरेशन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, या बोलो भाई। और फील्ड घटाया तो स्टेट सेपरेशन बढ़ जाएगा, घट जाएगा। तो अगर आपने फील्ड बढ़ा दिया तो स्टेट सेपरेशन बढ़ जाएगा ना। तो आप जितने स्ट्रॉन्गर का इस्तेमाल करोगे बार मैग्नेट, आप जितने भाई स्ट्रॉन्गर बार मैग्नेट्स आप इस्तेमाल करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा यहाँ पर एनर्जी गैप, क्योंकि यहाँ पर भाई एनर्जी गैप क्या होता है BZ से अफेक्ट होता है। तो जितना ज़्यादा क्या होगा BZ उतना ज़्यादा क्या होगा स्टेट सेपरेशन, और जितना ज़्यादा क्या होगा स्टेट सेपरेशन
उतना ज़्यादा बताओ क्या होगा भाई, यहाँ पर पार्टिकल्स कम होंगे, और जितने पार्टिकल्स यहाँ पर क्या होंगे, कम होंगे, उतना क्या बनेगी, पॉपुलेशन एक्सेस, और जितनी क्या होगी पॉपुलेशन एक्सेस उतना क्या होगा, इंटेंस सिग्नल। इसलिए क्या होता है भाई, स्ट्रॉन्गर बार मैग्नेट वाले इंस्ट्रूमेंट यूज करने पर बताओ क्या आता है, इंटेंस सिग्नल। वीकर बार मैग्नेट क्या होता है, वीक सिग्नल। नहीं है क्या आपको? तो ये बात हमको मालूम पड़ेगी भाई कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, अपवर्ड मैग्नेट थोड़े से कम ज़्यादा होते हैं और डाउनवर्ड मैग्नेट क्या थोड़े से कम होते हैं भाई। तो जो एक्स्ट्रा अपवर्ड मैग्नेट हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन एक्सेस, और वही सिग्नल के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल। नहीं है आपको? तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ भाई, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी करंट हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसकी इंटेंसिटी ऐसी रखते हैं कि कभी क्या ना आए सैचुरेशन, कभी क्या ना आए भाई, आए आपको? बस भाई 5 मिनट करेगा बस ये, कि नहीं आपको ये? ओके, अब बताओ क्या है, ओरिजिन ऑफ एनएमआर सिग्नल, ओरिजिन ऑफ एनएमआर सिग्नल, बस ये पढ़ लो भाई, ठीक है। एनएमआर सिग्नल का ओरिजिन कैसे होता है भाई, बहुत सिंपल है। मान लिया हमारे पास एक चैम्बर है, हमारे पास क्या होता है, एक चैम्बर, उसमें सारे माइक्रोमैग्नेट, उसमें सारे न्यूक्लियस क्या हैं, स्पिन कर रहे हैं। हमारे पास एक चैम्बर है, उसमें बहुत सारे क्या हैं भाई, प्रोटॉन्स, सारे प्रोटॉन्स क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं। लेकिन उन स्पिनिंग प्रोटॉन्स के एंगुलर मोमेंटम्स भी और उनके माइक्रो मैग्नेट्स भी क्या है, रैंडमली ओरिएंटेड। आपने क्या लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड, आपने क्या लगाया, मैग्नेटिक फील्ड लगाते ही अगर ये प्रोटॉन्स हैं तो क्या होगा, आधे से थोड़े ज़्यादा, आधे से थोड़े ज़्यादा तो क्या बना लेंगे, अपवर्ड 54.7 पे टिल्ट होके स्पिन करते करते क्या बनाएंगे, प्रिसिशनल कोन, और आधे से थोड़े कम क्या करेंगे, बोलो भाई 125.3 पे टिल्ट होके क्या बनाएंगे, डाउनवर्ड प्रिसिशनल कॉन्स। अपवर्ड प्रिसिशनल कॉन क्या होते हैं, ज़्यादा, डाउनवर्ड प्रिसिशनल कॉन क्या होते हैं, कम होते हैं। नहीं आ गया आपको भाई? अब ये मान लो इनमें गैप, आपने जो फील्ड लगाया है ना, उनसे गैप मान लिया कितना, ये 60 मेगाहर्ट्ज, कितना गैप ये, आपने जो फील्ड लगाया है उससे गैप कितना रखा है, 60 मेगाहर्ट्ज का। अब या तो एक काम करो भाई, अरे भाई अब फील्ड क्या रखो कांस्टेंट, अब फील्ड क्या रखो भाई, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ। अब क्या करो भाई, अरे भाई मान लिया ये स्टेट सेपरेशन कितना है, आपने एक पर्टिकुलर फील्ड लगा दिया, तो कितना गैप हो रखा है, 60 मेगाहर्ट्ज का। तो अब एक काम करो भाई, फील्ड रखो कांस्टेंट, ठीक है। अब सारे न्यूक्लियाई क्या कर रहे हैं, अब सभी न्यूक्लियाई का स्टेट सेपरेशन भी क्या है, 60 मेगाहर्ट्ज, और प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी भी क्या है, 60 मेगाहर्ट्ज। अब एक काम करो, रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट अप्लाई करो और उसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ाओ। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंचेगी, 60 मेगाहर्ट्ज पे, तो एकदम से ये वाले जो कोन है अपवर्ड कोन में, अपवर्ड कोन किससे इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट से। रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट से एनर्जी ट्रांसफर होगी इसको, और ये कहाँ पहुंचने लग जाएंगे, डाउनवर्ड। तो अपवर्ड कोन क्या होंगे, कम होंगे, डाउनवर्ड कोन क्या होंगे, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलेंगे इसको भाई, यानी अल्फा से कहाँ जा रहे पार्टिकल्स बीटा में, और हमें क्या मिलेगा, सिग्नल। लेकिन ये यहाँ पर जाते रहेंगे और यहाँ से वापस भी आते रहेंगे स्पॉन्टेनियसली, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन। क्या बोलते हैं, तो रेजोनेंस का मतलब क्या है, अपवर्ड कोन का उल्टा होना। रिलैक्सेशन क्या होता है, डाउनवर्ड कोन का सीधे जाना। नहीं है आपको भाई? तो रेजोनेंस, और तो हम क्या करते हैं, हम रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट, हम रेडियो फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी ऐसी रखेंगे कि भाई हमेशा क्या बनी रहे, पॉपुलेशन एक्सेस, यानी इक्का दुक्का पार्टिकल हमेशा कहाँ पहुँचते रहे, अल्फा से बीटा में, ताकि सिग्नल आता रहे। और भाई आपको भाई सैचुरेशन क्यों नहीं आएगा भाई, क्योंकि अल्फा हम इतनी इंटेंसिटी रखते हैं कि बीटा से अपने आप स्पॉन्टेनियसली रिलैक्स भी कहाँ होते रहे, वो हीटिंग के जरिए या भाई रेडिएशन इमिट करके, कहाँ पर भाई, वापस अल्फा में। नहीं है क्या आपको? एक तो ये तरीका है, और एक बताओ क्या तरीका भाई, ये है ओरिजिन ऑफ एनएमआर सिग्नल। क्योंकि अल्फा में क्या है, पार्टिकल्स ज़्यादा, बीटा में क्या है, कम है, तो अल्फा वाले फ्लिप हो क्या बनाएंगे, बीटा वाले। नहीं है क्या आपको? या आप एक काम करो भाई, आप एक काम करो, आप सैंपल के ऊपर, सैंपल आप क्या एक काम करो भाई, आप रेडिएशन कौन से डालो, 100 मेगाहर्ट्ज। कौन से भाई,
और रेडिएशन को ना बदलो, रेडिएशन करो फिक्स। अभी आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, अभी आपने मैग्नेटिक फील्ड, रेडिएशन कौन सी डाल देगी भाई, तो क्या ये रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी इसके अंदर न्यूक्लियस सिर्फ क्या करेंगे, स्पिन, और वो भी रैंडमली, पता होगा ना आपको भाई, उनके पास प्रिसिशनल मोशन ना हो। अब थोड़ा क्या लगाओ, फील्ड, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फील्ड स्वीप मेथड। क्या बोलते हैं इसको? अब आप क्या करो भाई, अरे भाई क्या लगा दो इसके ऊपर, फील्ड लगाओ हल्का, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो हल्की ही क्या हो जाएगी इनकी स्टेट सेपरेट, और हल्की इनके पास क्या जाएगी, प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी। अब फील्ड क्या करो, बढ़ाते जाओ भाई, तो एक टाइम ऐसा नहीं आएगा कि इनकी प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी भी और इनका गैप भी क्या हो जाएगा, इस इंसिडेंट रेडिएशन से मैच कर जाएगा। उसी टाइम पे क्या लग जाएगा, सिग्नल। इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फील्ड स्वीप मेथड। नहीं पता आपको, पहले पड़ी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी गैप फिक्स ना होता भाई, आप एनर्जी गैप को BZ चेंज करके एनर्जी गैप को चेंज कर सकते हो, इजंट इट? नहीं आपको, तो ऐसे क्या राइज होता है, NMR सिग्नल। तो मेरे ख्याल से आपको भाई प्रिंसिपल ऑफ NMR पहले पड़ गया, आसान था कि मुश्किल था? अब इसके अंदर और बातें हैं, लेकिन वो आपको आगे मालूम पड़ेंगी भाई, ठीक है? बेसिक प्रिंसिपल NMR का यही है, ओके? तो रेजोनेंस, रिलैक्सेशन, सैचुरेशन, सब आ गया आपको ये। अच्छा बताओ, जाओ। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।